जर्नी बहुत ही सिंपल सी है। गाना गाने का बहुत मन था बचपन से ही, मम्मी पापा जैसे होते हैं गवाना, कहीं पर भी पार्टी वार्टी में गवा दो, तो वो चलता था। तो उस समय लग गया कि यार हो सकता है गा सकते हैं। पहले साल करीबन 9 कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया, सारों में हारा। सारे एक लाइन से, एक आइटम नहीं, कहीं पर भी, मतलब अगर 2 लोग भी गा रहे हो तो मैं सेकंड आऊंगा, ऐसा वाला हालत था। मेरा एक और दोस्त था, उसको भी पता चला तो उसने बोला यार मना कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं बोला यार मना तो बचपन से लड़कियां करते आ रही, आदत तो है मुझे इस चीज़ की, तो एक और जगह से ना सुन करके वापस आ जाए कोई बात नहीं। तो मैं चला गया कि मिल के तो आते हैं। उसने बुलाया गाना सुनने के बाद, मैं बोला यार चलो हो सकता है अब यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिल गया। ब्रेक थ्रू, बुल्स एंड बेयर्स तो उस समय थे नहीं बट ब्रेक थ्रू आ चुका था मेरे पास। उन्होंने पूछ दिया कि तो ये लिखा किसने? मैंने लिखा मैंने ही है। तो वो बोले हमारे लिए लिखो, तुम अच्छा लिख रहे हो। तो मैं बोला ठीक है। मतलब मेरा लेवल यहाँ है, प्रीतम दा और उनकी टीम का लेवल ये है। ये इतना बड़ा गैप मेरे को ब्रिज करने में बहुत टाइम लगा। अब रेस 3 के आने के बाद उसमें जब मैंने स्क्रैचेस, मतलब वो बस हुक जो लिख करके भेजा, वो उधर पसंद आ गया उन लोगों को। अब वहां से फिर पहला रिलीज मेरा वैसे हुआ। ओके, तो रेस 3 से आपका ब्रेक थ्रू हुआ। दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग जो कि बाहर आया। अरिजीत दा और मेरा पहला सिटिंग 2018 या 17 में हुआ। उस दिन बस बैठक में हम लोग यही बैठ के बात कर रहे थे कि व्हाट डज ही वांट टू से, व्हाट इज ही डिजायरिंग टू कम्युनिकेट। मेरे दिमाग में था कि रोमांटिक गाने होंगे। तब तक मैं अरिजीत सिंह एज एन आर्टिस्ट मेरे को बहुत पसंद है। उन दिनों में, उस दौरान जब हमारा मिलना जुलना हुआ, जब बातें हुई, तब मैंने अरिजीत सिंह एज अ पर्सन को जानना शुरू किया। उनको था कि ऐसे मुझे कुछ इस तरीके का गाना करना है, कुछ ऐसा लिखना है। वहाँ से एक अलग ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि अब जब भी मैं अरिजीत दा के गाने पे काम करता हूँ, आई डोंट टेक अप एनी प्रोजेक्ट्स। यहाँ यार आज भी अगर आप सोचो, साहिर लुधियानवी, अब उनके आपने गाने सुने, उनके आपने किताब भी पढ़ ली होगी, क्या आपको उनका चेहरा याद है? तो प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है कि जब आप इतना कुछ कर रहे हो और उसके बाद भी आपकी फेस वैल्यू नहीं स्टैब्लिश हो पा रही है, कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ बुल्स बियर्स एंड ब्रेक थ्रू। आज हमारे साथ श्लोक भैया है, जिनको आप लोग श्लोक लाल के नाम से जानते हैं। श्लोक भैया, डायरेक्ट आते हैं पॉइंट में, आप अपना जर्नी के बारे में बताइए। यार जर्नी बहुत ही सिंपल सी है। स्टार्ट किया था तो गाना गाने का बहुत मन था बचपन से ही, मम्मी पापा जैसे होते हैं गवाना, कहीं पर भी पार्टी वार्टी में गवा दो, तो वो चलता था। तो उस समय लग गया कि यार हो सकता है गा सकते हैं। मगर फिर जब कॉलेज में आए तो कॉलेज में मैंने, तो स्कूल में मैं करता नहीं था। स्कूल में हमारे यहाँ ना पटना में होता था कि आपको सिर्फ भक्ति गाने गाने या फिर नेशनल एंथम, भक्ति या देशभक्ति, यही 2 चीज़ें। और मैं पला बड़ा बॉलीवुड पे, तो मुझे लग रहा था कि यार ये तो जस्टिस नहीं हो रहा मेरे साथ। तो मैं इसलिए फिर मैंने गाना वाना छोड़ दिया, मैं बोला नहीं करना। पर जब कॉलेज आया बॉम्बे में, तो अचानक से दुनिया वापस खुल गई, तो गाने के लिए स्टेज पे चढ़ गया। पहले साल करीबन 9 कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया, सारों में हारा। सारे एक लाइन से, एक आइटम नहीं, कहीं पर भी, मतलब अगर 2 लोग भी गा रहे हो तो मैं सेकंड आऊंगा, ऐसा वाला हालत था। पता नहीं क्या था कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा था। बट उस दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि स्टेज पे लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या है जो वो कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पहले किया ही नहीं था। तो ये जब सीखा, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स फिर गाते जाता उसमें जीतना स्टार्ट हो गया। फिर ज़िंदगी लग रहा था कि बहुत अच्छी है। फिर अचानक से मैं किसी से टकराया, उन्होंने मुझे बताया कि सिंगर्स को गाना गाने के पैसे नहीं मिलते। तो वहाँ से, और ये बात है 2006, 7, 8 टाइप्स। तो फिर मैंने बोला फिर तो ये कॉलेज तक ठीक है, कॉलेज ख़त्म करो, उसके बाद काम वाम पे लग जाते हैं। तो काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कुछ सालों के लिए मैं बीच में घर गया, जब फैमिली बिजनेस थोड़ा देखना था, तो वो देखा। और उस दौरान मैंने वापस गिटार उठाया, तो मैं गिटार सीखना स्टार्ट किया उस समय। एंड पोएम्स वगैरह मैं लिखता था शुरू से। तो करते करते कुछ गाने बनने लगे, कुछ गाने बने। तो फिर हुआ कि एक बार हो आते हैं, देखते हैं क्या होगा। और वो कुछ गाने थे मेरे पास उस समय, 63 सॉन्ग्स तैयार थे, जो कि लिखे हुए और कंपोज, ओरिजिनल। तो मैं बोला यार इतना हो गया तो मतलब ये तो फ्लूक नहीं है, 1-2 गाना तो चलो। और घर पे तो सभी तारीफ करते हैं। हाँ वो तो है। घर पे क्या होता है, 2 लाइन राइम करा दी, हमारे जिंदगी में पोएट आ गया। तो वो घर की तारीफ को तो मैं ध्यान देता नहीं था। हालांकि घर वाले भी, मम्मी की हिंदी उतनी अच्छी और नाना जी उर्दू के प्रोफेसर, तो सारी चीज़ें वहाँ से आते जा रही थी। बट यहाँ जब आया
और बॉम्बे नया शहर था नहीं मेरे लिए, तो मैं एक बार और सोचा हो करके जाते हैं। यहाँ आया तो फिर मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स किया कि मैं म्यूज़िक दूंगा, अपने गाने बनाऊंगा, खुद लिखूंगा, सारी चीज़ें खुद ही करनी है। तो उसके बाद 3 महीने हुए थे मेरा कोर्स ख़त्म हुआ, और वहाँ पे मुझे एक दोस्त मिला था जो आदित्य नारायण के साथ बैंड में था। ओके। तो उसको पता चला कि कहीं से प्रीतम दा के यहाँ पे ओपनिंग है एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। 3 महीने दादा म्यूजिक प्रोड्यूसर मतलब क्या है? म्यूज़िक प्रोड्यूसर या म्यूज़िक प्रोग्रामर वो होता है जो कि गाने बनाता है, जो ट्रैक बनाता है गाने का। ओके। कि अगर डांस है तो कैसा बनाना है, तो आप उसको एक आइडिया देते हो और वो बंदा फिर उसको पूरा प्रोग्राम करता है, यहाँ पे ये बजना चाहिए, यहाँ पे ये आना चाहिए। तो 3 महीने हुए थे और दादा ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड आदमी, तो उनके यहाँ पे मैं गया सुनाने के लिए। तो मेरा एक और दोस्त था, उसको भी पता चला, तो उसने बोला यार मना कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं बोला यार मना तो बचपन से लड़कियां करते आ रही, आदत तो है मुझे इस चीज़ की, तो एक और जगह से ना सुन करके वापस आ जाएं, कोई बात नहीं। तो मैं चला गया कि मिल के तो आते हैं। वहाँ गया, उसके पहले भी मैं काफ़ी लोगों से मिला था, कईयों ने बेइज्जत भी किया था कि तुमको कुछ आता नहीं है किसी का, और मुझे नाम नहीं पता थे उस समय, ऐसे पूरा क्रेडिट लिस्ट आता नहीं था। तो मैं इंडस्ट्री के बाहर का, मुझे पता नहीं कि ये बहुत सीनियर गिटारिस्ट हैं, तो अब वो मुझे बोल रहा है मेरा गाना सुन के कि यार इनको जानते हो? मैं बोला नहीं। इनको जानते हो? नहीं। अब मुझे पता ही नहीं, वो बोल रहा है तुमको और उसको मैंने एक बस गाना भेजा था, एक आइडिया, अलग बिजनेस आइडिया के साथ एक गाना भेजा था कि ये कॉन्सेप्ट है। उसने बुलाया गाना सुनने के बाद, मैं बोला यार चलो हो सकता है अब यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिल गया। ब्रेक थ्रू, बुल्स एंड बेयर्स तो उस समय थे नहीं बट ब्रेक थ्रू आ चुका था मेरे पास। तो ब्रेक थ्रू मिल गया, मैं बड़ा खुश होकर गया, गिटार विटार लेकर के वहाँ जा करके बैठा, और उसके बाद पूरी मीटिंग में उन्होंने सिर्फ मेरी बेइज्जती की। 1-2 महीने उस समय हुए होंगे गाना बना करके करते हुए। तो मैंने फाइनली उनसे पूछा कि जब आपको मेरा गाना पसंद ही नहीं आया था तो बुलाया क्यों? तो बोलते मुझे कि मैं देखना चाहता था ऐसे काम करता कौन है। मैं अब उस समय इतना, एक तो यार एक उम्र होती है ना जब आप ये सारी चीज़ें सुन भी लो। मैं वापस ट्राई करना है जब मैं 28-29 का था, जब सेटल हो जाना चाहिए था। तो अब जब उन्होंने बोला, बड़ा ऐसे एकदम अंदर जा करके चुप गई बात। फिर मैं अपना गिटार पैक किया, जाने से पहले बस मैं उनको इतना बोला कि सर मेरा क्या है, मैं तो ट्राई मार रहा हूँ, तो मैं कहीं भी पहुँच जाता हूँ, बट मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा आप इतने बड़े एस्टैब्लिशमेंट के ओनर, आपके पास इतना टाइम कैसे कि मेरे जैसे लड़के को बुला करके आप ये सब सुन रहे हो। तो मुझे बस इतना है कि कम से कम वापस दे के तो जाऊँगा, बाकी और कुछ नहीं। फिर मैंने उस रूम को छोड़ा। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस थे जहाँ पे लोगों ने बहुत ही बुरे तरीके से बोला भी है कि यार नहीं होगा या छोड़ दो। इनफैक्ट जब घर से भी निकल रहा था तो काफ़ी सारे अंकल और ये लोग कि नहीं यार, हर चीज़ का एक टाइम होता है, ये होता है। तो इन सब के बाद जब मैं दादा के यहाँ पहुंचा तो मेरे लिए एक बहुत ही रिफ्रेशिंग, दादा यहाँ मैं सबके इन्फॉर्मेशन के लिए प्रीतम चक्रवर्ती। प्रीतम चक्रवर्ती, ओके। तो हाँ, और मतलब हमारे लिए वो दादा ही है, तो क्योंकि हम मैंने ऑल थ्रू आउट हम दादा ही रेफर करने, दादा ही रेफर, अगर दादा बोल रहा हूँ तो फिर प्रीतम दा। तो जब उनके यहाँ पहुंचा तो इतना रिफ्रेशिंग, पहली मीटिंग हुई वहाँ पे। बिमल ओबरॉय करके थे जो दादा को समय काम देख रहे थे, मैनेज कर रहे थे, तो बहुत ही सीनियर एंड वेरी गुड लुकिंग गाय। तो उनसे जा करके मिला, बैठा, गाने वाने सुनाए, और वही लेवल, कुछ ऐसा बदलाव नहीं आया था उस 1 महीने में। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ये तो बहुत ही कच्चा है और हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं वहाँ आपके हिसाब का नहीं है ये अभी। तो मैंने बोला कि सर मैं जानता हूँ मुझे 3 महीने हुए हैं, बस मुझे था कि एक बार चांस ले लेता हूँ, क्या पता। तो उन्होंने पूछ दिया कि तो ये लिखा किसने? बोला लिखा मैंने ही है। बोले और कुछ है? तो मैंने कुछ अपनी पोएम सुनाई, तो वो बोले हमारे लिए लिखो, तुम अच्छा लिख रहे हो। तो मैं बोला ठीक है कर देते। तो मैं घुस गया। उसके बाद से वो दिन, कौन सा ईयर है ये? 2009? नहीं, ये है 2015। ओके। मतलब 7-8 साल का स्ट्रगल तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्ट्रगल को मैं वो वैल्यू नहीं देता, क्योंकि आई थिंक लोग ना कहीं वो विक्टिमाइज होना, स्ट्रगल को बढ़ा चढ़ा के बोलना, वो बहुत यार। चलो अगर आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ से अपने घर अंधेरी तक, थाने से अंधेरी तक मैं पैदल जाऊँगा, डिसीजन किसका है? आपका है। मेरा है।
अब इस रास्ते में जितने प्रॉब्लम आएंगे वो किसके डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस है? तो वो स्ट्रगल नहीं, तो ये स्ट्रगल नहीं, ये चॉइस है। आप चॉइसेस और स्ट्रगल के बीच में कंफ्यूज कर रहे हो। स्ट्रगल तो हर किसी का है, बट ये चॉइस है। इस चॉइस के ऊपर फिर क्या रोना? वो टाइम आपको अगर इन्वेस्ट ही नहीं करना है यार, चलो बुल्स एंड बेयर्स की बात करें, अगर मैं पैसे लगाऊंगा नहीं तो बनाऊंगा कैसे? तो अगर मैं अपना वक्त नहीं लगाऊंगा, अगर मैं अपना खून पसीना नहीं बहा रहा हूँ उस समय, तो मुझे रिटर्न नहीं आएगा। तो मेरे लिए था कि ये सारी चीज़ें अभी करनी ज़रूरी है। उन्होंने जब बोला, मैं वहाँ पे मैंने हाँ भर दी। वो था अक्टूबर का महीना 2015। कट टू 8 महीने निकल गए, कोई खोज खबर नहीं है, यानी कुछ कॉल बैक नहीं आया? कुछ नहीं आया। उन्होंने बोला कि हम बताएंगे कब से आना है। ओके। अब मुझे लगने लग गया कि यार हो सकता है बिमल सर सीनियर है तो उन्होंने प्यार से बोल दिया होगा कि हम करते हैं और नहीं करेंगे। तो मैं भी छोड़ा हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, उम्र भी बढ़ रही है, मैं बोला यार 2016 का दिसंबर मेरा डेडलाइन है, अगर इस समय तक कुछ नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे। और क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में ये म्यूज़िक में आना वाज माय थर्ड प्रोफेशन। ओके। पहले एक बार एज एन एम्प्लॉय काम कर चुका हूँ, बिजनेस में एज एन एम्प्लॉयर कर चुका हूँ, ये मेरा तीसरा था। मैं लगा कोई चौथा भी कर लेंगे, देख लेंगे, कुछ तो हो जाएगा। कट टू अचानक से जुलाई में कॉल आ जाता है कि आ जाओ, कल से आ जाओ। एंड बस वहाँ से फिर, और मैंने इस बीच में कुछ आपका कम्युनिकेशन उनके साथ होता था कि? मैं यार बाय नेचर मेरा वो नहीं है कि मैं पूछता रहूँ कि सर क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं एक बार महीने में ऐसे कभी एक बार मैं बस मैसेज कर दूंगा कि हेलो सर कैसे हो आप, ये वो। बट अदरवाइज क्योंकि वो यार सामने वाला ना, उसको पता है उसको क्या करना है, वो ऑलरेडी कहीं बिजी है। तुम बोल बोल करके अपना काम नहीं करवा सकते। अगर उसको काम करना है तुम्हारे साथ तो वो करेगा। तो बिमल सर की तरफ से, और पीयूष उस समय वहाँ पे थे, तो पीयूष का मुझे कॉल आया कि भाई कल से आ जाओ एंड यू विल बी असिस्टिंग आशीष पंडित, जो कि दादा के साथ इज बिन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ हिज टीम सिंस 2002 या 2003। कंप्लीट 14 इयर्स के वेटरन, बहुत ज़्यादा। एंड उनसे मिल करके तो मैं पोएट, खैर पोएट भी नहीं बोलो, मैं लिखता था। तो मैं जिसको पोएट्री बोल करके लिख रहा हूँ और जो गाना लिखना है, ये दोनों बहुत अलग चीज़ें। बहुत सारे शायर हैं जो सिर्फ शायर हैं, वो लिरिसिस्ट नहीं है। बहुत सारे लिरिसिस्ट हैं जो बिना धुन के लिख ही नहीं सकते। तो वो जो एक जर्नी थी मेरी, वो टाइम टेकिंग भी थी। बट मेरा आज जो भी हो रहा है ना, ये उस दौरान में जो 3 साल मैंने वहाँ पे मतलब जो घिसाई हुई है उसके वजह से है। क्योंकि दिन दिन के मैं 12-15 गाने लिख रहा हूँ और एक ही सिचुएशन पे 2-3 ड्राफ्ट्स लिख रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा दिमाग खुल गया, इतना ज़्यादा ऑप्शंस अपने आप सामने आने लगे कि यार ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन मैं दे भी रहा हूँ ना, वो मेरा फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। ओके। अब ये सीन है कि जो अब मैं फर्स्ट ऑप्शन देता हूँ, दैट हैज़ बीन फिल्टर्ड थ्रू अ लॉट ऑफ लेयर्स, और तब जा करके आ रहा है। तो वो रिफाइनमेंट्स मैंने आशीष सर एंड प्रीतम दा, इन लोग के साथ रह करके, क्योंकि दादा का अगेन लाइक जो उनका सक्सेस रेट है अनमैचेबल। तो जहाँ पे अब जब आप बेस्ट जगह पहुँच गए हो, तो दैट वाज लाइक IIT फॉर मी। और वहाँ पे पैसे छोड़ो, मतलब ये लग रहा था कि यार मैं काम सीखने के पैसे मिल रहे हैं मुझे, मिल रहे हैं। हाँ, ये हाँ कि इंटर्न के हिसाब से, ये इंटर्नशिप में रखा गया मुझे। तो मैं इतना खुश होकर के अपना चल रहा था, सब चीज़ें हो रही थी। और वहाँ से ही करते करते फिर पहला गाना, मतलब जैसे मैं स्क्रैचेस लिखना होता है, तो स्क्रैचेस वो होते हैं जैसे कोई धुन बना दी, अब वो प्रेजेंट करना है। तो वो प्रेजेंट करने के टाइम पे उस पर कुछ तो डमी लिरिक्स होंगे, वरना नाना नाना क्या सुनाएंगे। तो वो डमी लिरिक्स लिख रहा था मैं, तो सारे गानों के लिखते रहता था, ये लिख करके अभी सुना दिया, ये सुना दिया। तो वैसे में ही फिर रेस 3 उस समय आई। ओके। अब रेस 3 के आने के बाद उसमें जब मैंने स्क्रैचेस, मतलब वो बस हुक जो लिख करके भेजा, वो उधर पसंद आ गया उन लोगों को। अब वहाँ से फिर पहला रिलीज मेरा वैसे हुआ। ओके। तो रेस 3 से आपका ब्रेक थ्रू हुआ। दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग जो कि बाहर आया, एंड अनएक्सपेक्टेड। लाइक उस समय तक शायद कहीं ना कहीं ये भी था कि यार यही करते जाऊंगा शायद मैं, और होगा नहीं होगा, कब होगा पता नहीं है। वो हुआ। वहाँ से और गाने फिर मिलने स्टार्ट हुए,
लिखना और ज़्यादा स्टार्ट हुआ, कहीं पे कुछ अड़ जाता था, कहीं पे कुछ अड़ जाता था। जैसे लूडो जो मूवी आई थी, तो उसमें हमदम हरदम करके गाना है, तो वो गाने का हुक अड़ गया वहाँ पे, जब मैंने लिखा तो वो रह गया। तो एक वर्जन मेरा है उसमें, एक सईद कादरी साहब का है, फिर मेरी तुम हो उसी फिल्म में, उसमें मेरा है और एक और लिरिसिस्ट है उनके साथ। तो इस तरीके से करते करते काम बढ़ना स्टार्ट हुआ, एंड फिर वहाँ पर ही मैं बहुत सारे आर्टिस्ट और इन सब से मिला, जान पहचान हुई। फिर अरिजीत सिंह, तो उनके साथ उनके लेबल का पहला गाना वहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड देन थिंग्स जस्ट टुक ऑफ। एक खाली मैं जानना चाहूँगा, एक होता है ना एक सेल्फ रियलाइजेशन, कि हमको लगता है जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, कभी कुछ ऐसे सिचुएशन से हम गाड़ी निकाल के ले जाएं तो हमको लगता है कि यार हम, अब लगता है कि हम सीख गए। किस सॉन्ग पे या किस पॉइंट पे आपको लगा कि नहीं अब हम, क्योंकि मैं बताता हूँ, जैसे कोई भी एक लड़का होता है, मैं बताता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास फैमिली, नॉट फ्रॉम मेट्रो सिटीज़, तो वहाँ क्या होता है कि हर कोई, हम लोग एक ट्रांजिशन से गुजरते हैं जहाँ पे एक समय के लिए हम खुद को डॉन, फिर एक शायर और एक हीरो समझते हैं। ओके, तो वो ट्रांजिशन, तो उसमें हर, जैसे आपने बोला ना घर में लगता है, तो हर बच्चे जो बचपन में बर्थडे में डांस करते हैं सबको लगता है ये डांसर बनेगा, ठीक है। तो कहाँ पे आपको रियलाइज हुआ कि सच में डांसर बन सकते हैं? यार अभी ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है लोग बहुत ही नेगेटिव तरीके से उसको बोलने लग गए। जैसे एक्सटर्नल वैलिडेशन, सब बोलते हैं कि भाई क्यों चाहिए तुमको एक्सटर्नल वैलिडेशन, बहुत ज़रूरी है। आपके बचपन से, आपके पैदा होते ही आपका पहला चीज़ होता है, आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलता है। बच्चे को उठा करके देखा जाएगा, बोले भाई ये हेल्दी बच्चा है, यहाँ से आपके लाइफ का वैलिडेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही, और आप जो काम कर रहे हो, अगर वो आप अपने लिए कर रहे हो तो आप जो करो, कौन उसमें रुकेगा? कौन रुकेगा? बट अगर आप बाहर आकर के किसी और के लिए काम कर रहे हो, आप इतने बड़े एक ऑडियंस को, या फिर आप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इतनी बड़ी एक टीम को केटर कर रहे हो, तो रियलाइजेशन पॉइंट तब आता है जब आप 1 2 3 4 करके, जब आपकी गाड़ी चलने लगती है। कि गाड़ी चलाना कब आ गया? जब गाड़ी बिना झटके के आप चला रहे हो। हाँ। तो गेयर भले लगा लो मगर स्मूथ चलना चाहिए। तो वो वाला पार्ट जब रिलीजेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। एज एन आर्टिस्ट आपको सबसे ज़्यादा वही है जो प्लीज़ करता है। तो जैसे जैसे रिलीजेस होने लगे, जैसे जैसे इंटरनली भी मुझे तारीफ मिलने लगी कि एक गाना था हनी के संग लिखा था उसमें, तो ये गाना बाद में जैम रूम करके एक ऑडियो प्रॉपर्टी आई, उसमें रिलीज़ हुआ। उस गाने के लिए दादा ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था। धीरे धीरे आशीष सर का कॉन्फिडेंस मेरे पे आ गया कि जब, क्योंकि आशीष सर का अगेन जो ये पूरी टीम है, इनका कमर्शियल म्यूज़िक सेंस इज़ नेक्स्ट लेवल। तो आप जब बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स के आसपास हो और वहाँ पे अगर आपका काम अप्रिशिएट हो रहा है, बहुत मतलब, तो वो आपको अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि भाई सही कर रहा है, चल सही है। क्रिकेट में मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या होता है कि एवरीवन इज ए कमेंटेटर। हाँ। उसने कुछ अचीव नहीं किया हो अपने क्रिकेटिंग करियर में, बट वो कमेंट कर देता है कि इसको ऐसे खेलना चाहिए था। बट आप जब आप सचिन से सुनते हैं या सुनील गावस्कर से सुनते हैं तो आपको लगता है कि हाँ करेक्ट, एक सेंस बना रहा है ये बात। करेक्ट। तो भाई मुझे लगा कि यार अब इससे ऊपर तो कुछ है नहीं, तो फिर यहाँ पे अगर अच्छा लग रहा है तो मतलब कुछ सही जा रहा है। एंड सीख गया वाली बात आई डोंट थिंक वैलिड है, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ है सीखने के लिए, देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, कि वो सीखना आपका चलता ही रहेगा, वो प्रोसेस रुक ही नहीं सकता। तो सीखना चलता रहेगा, वैलिडेशन आपको हर एक स्टेप पे मिलता है। मुझे बस ये लगता है कि now I've stopped, now what it's been few years that I've stopped being attached to what I'm writing because I'm writing it for others. अब अगर आपने सोचा हुआ है कि यार मेरे को ना जा करके एक इवेंट है और मेरे को ब्लैक शर्ट खरीदनी है, आप दुकान में जाते हो, मैं दुकान वाला, मैं आपको बेच रहा हूँ कि भाई ब्लैक छोड़ो, आप ये लो, क्रीम कलर आप पे बहुत जचेगा, आप देख लोगे, आप लोगे नहीं। सिमिलरली जब मैं किसी और के लिए लिख रहा हूँ तो मैं जो चाहे वो लिख के दे दूँ, बट वो लेगा नहीं, क्योंकि उसको जो चाहिए वो नहीं मिलता। उसका थॉट प्रोसेस कुछ अलग ही है इवेंट के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि मुझे लगता था यार ये तो अच्छा लिख दिया, ले क्यों नहीं रहे,
हाँ, वो बहुत खराब लगता है कि आप अपना बेस्ट लेके गए हो, सामने वाला रिजेक्ट कर रहा है। एंड लोगों को जब कोई आपसे ऑनेस्ट होकर के जब आपको स्ट्रेट फीडबैक दे रहा है ना, वो जचता नहीं लोगों को। आशी अरे कुछ आया है शायद। कॉफी आया क्या? चलो चलो चलो, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। हमारे भी प्रोडक्शन का बजट ज्यादा हो गया है शायद। ब्रांडेड जगह से आने लगा है कॉफी। थोड़ा थोड़ा और बढ़ा लेते तो स्ट्रॉ भी देता। चल तो और एक बात, सॉरी भैया आपको बोलूँगा, एक बात जो होता है एग्जैक्टली मैंने देखा है कि ऐसे बोला भी जाता है कि जैसे राइटिंग प्रोफेशन है, जो सॉन्ग शायरीज वगैरह लिखते हैं, तो उन लोगों का ऐसे बोला जाता है कि दिल टूटना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोफेशनली तो आपका दिल टूटा, वो तो हमने सुना। पर्सनल स्पेस में कभी आपका दिल टूटा, कहीं से इंस्पिरेशन आया? कौन है जिसका दिल नहीं टूटा? हाँ, ये भी बात सही है। कौन एक आदमी बोल दे भाई, जितने चाहे आप सुंदर हो, अमीर हो, गरीब हो, जो हो, दिल टूटना इज अ यूनिवर्सल फीलिंग। चाहे आप बता के तोड़वाओ या बिना बताए टूट जाए, दिल तो टूटेगा ही टूटेगा। तो मैंने ऐसा कुछ कंडीशन है क्या? क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था यार फिर तो सारे ही शायर होते ना। कहीं मैंने इंस्टाग्राम में पढ़ा था किसी रील्स पे कि मुझे मैं खाने का पता ना दे काफिर, ये जरूरी नहीं कि हर शायर का दिल टूटा हो। नहीं नहीं, मेरे को लगता है कि दिल सबका टूटता है। प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है, या शायर बनने के लिए एक जो चीज़, या इनफैक्ट क्रिएटिविटी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दिल टूटने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ऑब्जर्वेशंस में कितने स्ट्रांग हैं। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको कैसे आप इंटरनलाइज कर रहे हो, और फिर आप कैसे उसको बता रहे हो, व्यक्त कैसे कर रहे हो आप अपनी अंदर की फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को। और क्योंकि आप इंडी सॉन्ग्स और मूवीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है, क्योंकि आप जो बोलना चाह रहे हो वो इंडी में आप अपने लिए एक ऑडियंस बना रहे हो कि ये बात है जो मैं कह रहा हूँ, जो सुन रहा है वो सुन ले। फिल्म सॉन्ग्स में क्या हो जाता है कि वहाँ पे आपकी एक ऑडियंस है जिसको आपको केटर करना है, तो उनके हिसाब से आपको लिखना है, विच इज़ अ टफर आस्क। यहाँ पर एक अलग चीज़ है कि आपने अपनी बात बोली, भले 10 लोग सुन रहे हैं, बट आपको अच्छा लग रहा है कि कम से कम 10 लोगों ने मेरी बात सुन ली। कि भाई दोस्त एक ही हो तो चल जाएगा, मगर जब आप पब्लिकली जा रहे हो, वहाँ पे एक आदमी आप स्टेज पे खड़े होकर बोल रहे हो और एक आदमी सुन रहा हो, तो वो नहीं चलेगा ना। उसको नहीं पसंद आया तो गया, वो भी गया, फिर आप अकेले और माइक। तो ये इक्वेशन है जो इंडी और बॉलीवुड में डिफरेंशिएट करता है। तो दिल टूट जाना इज़ नॉट दी ओनली पैरामीटर। आप उसको किस तरीके से फिर पिरोते हो, किस तरीके से आप अपनी बातों को वापस से सजा करके और ले करके आते हो। अभी क्या हो गया, लोग, बट अगेन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन ऊपर जाए या नीचे जाए, उसको स्टिल एवोल्यूशन ही बोलते हैं। बट अब सारी चीज़ें शॉर्ट कर दी जा रही हैं, TMI, ठीक है। अब ये भी लिखने का तरीका है। अब आपको क्या, एज अ राइटर यू हैव टू इवॉल्व एंड राइट अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल वांट टू हियर। बट कहीं ना कहीं जो चीज़ आप इवॉल्व करो, बट आप इवॉल्व वहाँ से कर रहे हो ना जहाँ पे आप थे। तो जहाँ पे थे वो तो समझो पहले। मेरा बस ये, आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो, आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहे हो, आप नए तरीके से अपनी बात रखना चाह रहे हो, सब सही है, बट जो बेस है वो तो तैयार कर लो। उसके बाद फिर आप जितना ब्रांच आउट करना करो। कि अगर आपको, जहाँ अब ये प्रॉपर्टी हमने जहाँ पे हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, लैंड तो लोगे ना, तब तो खड़ा करोगे कुछ। बिना लैंड के कहाँ पे? तो ये है कि आप ऑब्जर्वेशंस में कितने तगड़े हो और उसको आप बता कैसे रहे हो। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिल टूटना, क्योंकि तब AI का ज़माना है, एम्यूलेशन। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई हर गलती मैं करूं ज़रूरी थोड़ी है, कुछ तुम्हारी से भी तो सीखूंगा मैं। तो मैं वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भाई इसने हर बार ऐसा कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। अब उस चीज़ पे एक शायरी बन सकती है कि, और शायरी किसी भी चीज़ पे बन सकती है, बस बताने का तरीका अच्छा होना चाहिए। चलिए, नहीं, एक जनरल नोशन हो गया है ना, जैसे कि अभी आप देखते हैं, हम लोग बहुत सारे रियलिटी शोज़ में देख रहे हैं या मूवीज़ में देख रहे हैं, तो वो मतलब वेरी सॉरी टू से कि वैसा एक परसेप्शन हो जा रहा है लोगों में कि आपको रियली बहुत गरीब होना पड़ेगा टू बी सक्सेसफुल। वो मिडिल क्लास यहाँ भी मिस कर जा रहा है कहीं पर, मैंने एकदम गरीब होना है। मिडिल क्लास मिस करता है अपनी मेंटालिटी की वजह से, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि अपन आते भी उसी जगह से।
हमारे ना मिडिल क्लास में सिखाया जाता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में इज्जत, और वो इज्जत को पकड़ के चलो। तो हम कोई भी काम उससे डेविएट करके, कितना डेविएट करना है वो हमें पता नहीं। बहुत ज़्यादा कर जाओगे तो लगेगा कि यार अब लोग क्या बोलेंगे, अब बहुत कम करोगे तो तुमको वो जो चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो हम जब मिडिल क्लास वाले ना वो इस चीज़ में फंसे रह जाते हैं। व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज देन यूल गो ब्रोक, कि भाई अब तो मैं सब ट्राई कर लूँगा। भाई ये डूबने का डर तैरना सिखा देता है। और जो लोग स्नॉर्कलिंग करने जा रहे हैं ना अंदर, बस ऐसे थोड़ा सा सर घुमा करके अंदर, वो तैर नहीं रहे, वो बस अंदर अंदर घूम रहे, टहल रहे, वो देख रहे हैं कि अच्छा चलो ये सही लग रहा है, अच्छा है। तो वो जो डूबने का डर है वो जब तक नहीं रहेगा यार, अगर आपके लाइफ में प्रेशर नहीं है तो आप कुछ फाड़ू करोगे भी नहीं। अगर आपके पास सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, प्रेशर या उतनी ज़्यादा डिज़ायर या वो वांट जो आपको ड्राइव कर सके वो नहीं आएगा, तो फिर आप नहीं खींच पाओगे। एंड उसके लिए गरीब होना अमीर होने की बात नहीं है, उसके लिए बस वही है कि वो ड्राइव कितनी स्ट्रांग है। नहीं, अभी क्या हो रहा है कि बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे जो आते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि हम 3 किलोमीटर हम लैम्प पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ते थे। मुझे तो डाउट है वो दिन में क्यों नहीं पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। रात को लैम्प पोस्ट के नीचे पढ़ते थे। तो जैसे एक नोशन बन गया है, जैसे अभी रिसेंटली कुछ मूवीज़ भी आए, दिखा रहे हैं घर में बहुत गरीब है। तो अगर समझ, उसी हिसाब से मैं जानना चाह रहा था आपके पर्सपेक्टिव में, ऐसा नहीं है कि मतलब गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है तभी हम शायर बन सकते हैं, बिना गर्लफ्रेंड का धोखा दिए भी बन सकता है, बन सकते हैं। चलिए ये एक लर्निंग पॉइंट है। बॉयफ्रेंड भी धोखा दे सकता है, ऐसी बात नहीं। मगर आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो वो एक बार पहले फिगर आउट कर लो कि आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है। मुझे लगता है लोग बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में चले जाते हैं कि यार ऐसा करना है मुझे। आप कंपैरिजन की जगह जिस दिन कंपटीशन समझ जाओगे ना, ये कंपटीशन क्या होता है। कंपटीशन और जेलसी दोनों ही बहुत ही नेगेटिव तरीके से यूज़ करते हैं लोग। यार व्हाई आर यू कॉम्पीटिंग विद दैट पर्सन, यू आर बेटर। भाई वो मेरे से ऊपर जगह पे बैठा हुआ है, हाउ एम आई बेटर? ये क्या लॉजिक है यार? लाइक नहीं, जो फर्स्ट आ गया, तुम साला क्लास में लास्ट आए हो और बोले नहीं यार व्हाई आर यू कम्पीटिंग विथ हिम, यू आर बेटर। मैं कहाँ से बेटर हूँ मेरा? तो जब आप ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा साइड हटा करके, व्हेन यू जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर क्राफ्ट कि मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है। मैं वो बात वापस से यहाँ पे लेके आता हूँ। आशीष सर के साथ ना मेरा एक आज की डेट में मैं आज भी उनको सर बोलता हूँ क्योंकि एज एन असिस्टेंट स्टार्ट किया था, बट अब हम लोग दोस्त हो चुके हैं। तो वो मुझे बोल भी चुके हैं कि यार अब तो सर छोड़ दे। मैं बोला अब वो जाता नहीं ना, अगेन स्मॉल टाउन, हमारे 1 साल बड़ा वाला भी भैया और दीदी। तो हमने तो वो सोचा ही नहीं कि यार ये बंदी को मैं ट्राई कर सकता हूँ, बट वो तो दीदी है शुरू से। तो आशीष सर मेरे लिए आशीष सर रह गया। अब उन्होंने मुझे एक गाना दिया था कि ये वाला लिख दिया, दिस इज़ वन ऑफ माई वेरी फर्स्ट असाइनमेंट्स। तो मैं पहला ड्राफ्ट लिखा 10 मिनट के अंदर, एंड आई वाज लाइक कि भाई सेट हो गया। सर को दिखाया, 4 लाइन थी बस, सिर्फ 4 लाइन, उतना ही लिखना था। सर देखे, सर ने बोला ये क्या वाहियात लिख रहा है भाई। जो ऐसा दिल अंदर डूबा ना, आपने अपने हिसाब से बेस्ट लिख के गए थे आप। हाँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना, मैं तो अपने लिए जो घर पे लिख रहा हूँ वो एक बार में जो लिख दिया, यार थॉट तो है थॉट तो है। तो मैंने उस हिसाब से मैंने लिख दिया। अब आशीष सर बोले बकवास है, चुप गई बात वापस। उन्होंने बोला दूसरा लिख, सेकंड ड्राफ्ट लिखा, ये गाना बनेगा, तू सोच रहा है ये गाना बन सकता है, तेरे को ऐसा लग भी कैसा सकता है। अब भाई वो अलग मतलब लेवल पे जाते जा रहा है अंदर। 3rd 4th 5th 6th ड्राफ्ट, 6ठे ड्राफ्ट में आशीष सर ने बोला कि हाँ ये 4th वाली लाइन जो ना ये अच्छी है, ऊपर का बना इस पे लेके। अब मैं 6ठे ड्राफ्ट में ये लाइन लेके पढ़ा हूँ, करते करते फाइनली 11th ड्राफ्ट, और मैंने आशीष सर को दिया। मैं बोला सर अगर ये नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं घर जा रहा हूँ, मेरा आज का हो गया, अब मेरे से और नहीं लिखा जाएगा। उन्होंने बोला कि इसको ले और रिकॉर्ड करा ले। अब ये इस पे बात खत्म हो गई। मुझे पता नहीं कि वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, okay। बट वो ये था कि भाई तू रिकॉर्ड करा। तो ये था कि वहाँ पे अब आप एक लेवल ऊपर आए, क्योंकि अगेन वो घिसाई जो थी ना, वो 10 ड्राफ्ट। हाँ, और उस समय बहुत बुरा लग रहा था, मगर
टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं अगली सुबह उठ करके रिकॉर्डिंग हो गई उस रात को, अगली सुबह उठ करके मैंने दोनों ड्राफ्ट पढ़े और दोनों में बहुत फ़र्क था। मैंने कौन से नंबर के, 6th एंड नहीं, 1st एंड 11th। ओके। जो रिफाइंड वर्जन था ना 11th, बात वही कही जा रही, बात सदियों से वही कही जा रही, दिल टूट गया, तुमसे अच्छा कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा तुमको कोई प्यार नहीं कर सकता, यही है। बट जो जंप था इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कि भाई 300 रुपये की टी शर्ट और 30,000 की टी शर्ट, वही वाला फ़र्क हो गया कि पहनते के साथ लगे भाई बदन पे क्या चढ़ गया मेरे, ये तो अच्छा लग रहा है। तो वो वाला जंप था जो कि दिखा और समझ में आया। इसलिए भी मुझे लगता है लाइफ में एक थोड़ा टफ मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ वो तो है। एक और बार आशीष सर और मेरा हुआ था कि अब मैं क्योंकि लिरिक्स कर रहा हूँ, मैंने कभी वॉइस रिकॉर्डिंग कराई नहीं, तो उन्होंने एक स्टूडियो में सेशन रखा और बोला कि ये गाना है, ये सिंगर है। तो मैं शुरू में यही करता था कि मैं स्टूडियोज़ बुक करता था, वहाँ पे रिकॉर्डिंग करवाने के लिए सबको अरेंज कर दो, कोऑर्डिनेट कर दो। ये मेरा शुरू का कुछ महीने का काम था। तो ये हो रहा है, तो उस दिन आशीष सर ने बोला कि ये काम कर, तू रिकॉर्डिंग ले ले, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो वो आए करीबन 8-9 घंटे बाद, जब गाना पूरा हमने रिकॉर्ड करके नियरली डन कर दिया। तो तब वो आए और उन्होंने बोला कि सुना दे एक बार। प्ले हुआ, फिर झाड़ खा गया मैं। वो 8-9 घंटे स्पेंड कर चुके उस कंटेंट के ऊपर, फिर झाड़ खा गया। ये क्या रिकॉर्ड करा है, इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या चाहिए। अब उसके बाद, और मुझे अगर मेरी गलती हो जाती है ना तो मैं चुप हो जाता हूँ। सामने वाले को लगता है कि भाई ये ढीठ हो गया, बोल नहीं रहा है कुछ, बट मुझे क्योंकि अगर गलती रियलाइज होगी तो मैं चुप हो जाऊँगा। फिर मैं चुप हो गया, साइड में बैठ गया। अगले 45 मिनट में उन्होंने रिकॉर्ड करवाया और गाना हम लोग लेकर के गए। तो जब नीचे उतरे, सिंगर भी चली गई, तो मैंने आशीष सर को बोला कि सर ये मेरा काम तो है नहीं, मुझे पता ही नहीं है, तो इसलिए इतना टाइम लगा और मेरे से हुआ नहीं। लाइक वो डिज़ायर्ड रिजल्ट मैं दे नहीं सकता था क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है कैसे कराते हैं। तो मैं उस समय गिल्ट में भी था कि मैंने इतने पैसे लगवा दिए, 8 घंटे पर आवर के हिसाब से बुकिंग होती है, काम भी नहीं हुआ। तो मुझे लगने लगा यार मेरे से नहीं होगा, तो शायद मैं गलत जगह ही आ चुका हूँ। बट उस दिन आशीष सर ने जो बात बोली, वहाँ से फिर सारा चीज़ मेरा चेंज हो गया उनके तरफ, एंड ओवरऑल पर्सपेक्टिव भी। उन्होंने बोला कि भाई करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे, दैट इज़ इट। वो जितना झाड़ मुझे उतना पड़ा था, और उस समय ये एक लाइन ख़त्म। तो यहाँ से बस वही हुआ कि यार बिना किए तो हम गिव अप कैसे कर सकते हैं, ट्राई कर लो, गलत होगा बट सीखना तो तभी है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट लेकर के आए मेरे लाइफ में। शुरू में मुझे भी यही लगा था कि जाते के साथ लिखना चालू हो जाएगा, गाने रिलीज़ हो जाएंगे, बट वो होता नहीं है। आप एक जेस्टेशन पीरियड होता है जो कि आपको वो टाइम गुजारना है। मैंने 3 महीने तो मैंने एक गाना नहीं लिखा था ज्वाइन करने के बाद से, 3 महीने कुछ नहीं। मैंने, आप बोल रहे हैं जुलाई 2016 के बाद? जुलाई में ज्वाइन किया, अगले 3 महीने मैंने एक गाना नहीं लिखा है। मैं बस जाता था, वहाँ बैठता था, कुछ अगर खुद पढ़ना तो पढ़ूंगा और आ जाऊँगा। धीरे धीरे करके थोड़ा सा ये एडमिन जॉब मिलने लग गया उसमें कि यार ये बुक कर दो, ये मीटिंग है, ये है। तो ये सारी चीज़ें उस समय मेरे प्लान के हिसाब से नहीं थी, बट ये हो रहा था। फ्रस्ट्रेशन नहीं आता था, मैं क्या करने आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, एडमिन का काम कर रहा हूँ यहाँ पे? होता था यार, बहुत ज़्यादा होता था, बट अगेन डिसीजन तो मेरा था ना। हाँ, चॉइस, स्ट्रगल एंड चॉइस का डिफरेंस जो। तो ये चॉइस मेरी थी। अब मैं यहाँ आया हूँ, तो शुरू में अगर छोड़ करके भागने लगे तब तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कि अभी ज्वाइन किया और अभी कि भाई ऑफिस हमने ज्वाइन किया और 6 महीने के अंदर अंदर हम सीईओ नहीं बन पाए तो हम निकल जाते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो जो काम करना है वहाँ पहुँचने में वक्त लगता है। एंड आप किन के साथ हो, मतलब मेरा लेवल यहाँ है, प्रीतम दा और उनकी टीम का लेवल ये है। ये इतना बड़ा गैप मेरे को ब्रिज करने में बहुत टाइम लगा। तो वो जो स्लो पीरियड था मेरे लाइफ का, और उस दौरान मैंने बाकी सब चीज़ छोड़ दी थी। मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल रहा था क्योंकि पैसे नहीं थे वो। और मैं बहुत ही मज़े वाली लाइफ जीता था जब मैं जॉब करता था, क्योंकि मैं उस समय अच्छा खासा कमा रहा था। डिजिटल एडवर्टाइजिंग में था 2008 में। तो उस समय स्टार्ट ही हो रहा था, तो पैसे भी अच्छे आ रहे थे, लाइफस्टाइल अलग थी, हर सैटरडे पार्टी करने जाते थे। अब मैं इस बार जब वापस आया तो इस बार मेरी लाइफस्टाइल पूरी अलग है। मेरे सारे दोस्त कि तो आता नहीं है, तो मिलता नहीं है, आता है तो 1 बजे जब सब जाने वाले होते हैं,
क्योंकि अब मेरा काम का आवर्स ही अलग है। आप सुबह 9 बजे स्टार्ट करते हो, मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ दिन को 3 बजे। तो वहाँ से और मेरा दिन ख़त्म कब होगा वो मुझे नहीं पता। तो इस चक्कर में दोस्तों से थोड़ा डिस्टेंस हो गया, मिलना जुलना कम हो गया। पैसे नहीं है तो क्या करूँगा बाहर जा कर के यार, कहीं भी बाहर जाओ एक इवनिंग में 2000-2500 रुपये लग जाएंगे। तो एक बहुत ही अंदर और कुछ होता नहीं है यार। दोस्तों तो फिर भी बात करेंगे, ये अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आपको रोक देती हैं कि यार मैं जाऊँगा, मैं नहीं खर्चा कर पाऊँगा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें एट प्ले एट द सेम टाइम थी। ये एक बात यहाँ पे जस्ट भैया मैं जानने के लिए चाहूँगा कि वो कैसा था। एक होता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, घर पे खाली बैठे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, दैट इज़ अंडरस्टूड। आप काम भी कर रहे हैं, पैसा भी नहीं है, और इनसिक्योरिटी भी ये भी नहीं है कि हाँ चलो अभी ये 3 महीना 6 महीना और निकाल लेना, उसके बाद थिंग्स विल सेट। तो उस टाइम में कैसे मोटिवेट रख रहे थे आप खुद को? बस वही है, राह पकड़ तू एक चला चल कि अब जो करना है यार, वही है ना कि अब ओखली में मुंह डाल दिया तो अब मैंने जब एक बार डिसाइड कर लिया तो एटलीस्ट उसको एक सिग्निफिकेंट टाइम दे दो, उसके बाद नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने 2016 दिसंबर का डेडलाइन सेट किया होता, अगर कहीं नहीं हुआ तो निकल जाऊंगा। सिमिलरली मुझे लग रहा था कि अगर मेरे गाने रिलीज़ नहीं हो पाते हैं इन द नेक्स्ट 3 years तो फिर मैं छोड़ दूंगा। लकीली सारी चीज़ें वैसी होने लग गई, हो सकता है नहीं होती और उस तरफ क्या होता वो मुझे नहीं पता है, बट जस्ट बिकॉज रिलीज़ हो गया तो इसलिए मेरा कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो नहीं है। ये दोनों तरफ जा सकता था, बट वो हो रहा है तो अच्छा है, नहीं हो रहा होता तो वो साइड का श्लोक क्या होता, कितना खट्टा हो चुका होता, क्या होता वो नहीं पता है मुझे। फिर भी जैसे जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज, टचवुड वो टाइम नहीं आया और नहीं भी आएगा आगे, आपने क्या सोचा था? समझने वाले 31 दिसंबर तक नहीं होता, क्या प्लान्स थे आपके? कुछ प्लान भी था आपका? नहीं था। मैं अपने डिजिटल कंपनी वालों से बात करता वापस कि भाई अगर कोई पोजीशन है तो इतने साल के गैप के बाद अगर दे सकते हो तो कुछ दे दो, सो दैट आई कैन स्टार्ट, एंड बाकी फिर देखेंगे। और एक चीज़ में मुझे पूछना था आपसे, पूछना क्या था, मैंने जानना था कि जैसे कि सॉन्ग्स का अगर आप हिस्ट्री देखें तो इट स्टार्टेड विथ ऑलमोस्ट प्योर उर्दू, ओके, फिर ट्रांजिशन होते होते आया, कुछ रीजनल लैंग्वेज से मिक्स होके आया, पंजाबी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा, फिर पंजाबी उर्दू हिंदी मिक्स हुआ, फिर हिंदी का धीरे धीरे बढ़ता चला गया, एंड देन उर्दू वर्ड्स यूज़ करना लोगों को हैवी लगने लगा। देन ग्रेजुअली अभी जो नया शिफ्ट हो रहा है, जैसे इनिशियल उर्दू जो बैकएंड में चला गया, वैसे धीरे धीरे अब हिंदी बैकएंड में चला जा रहा है। सो ये ट्रांजिशन को कैसे, मान लीजिए कि कोई एक है जिसका एक्सपर्टाइज है हिंदी में, वो कैसे अब इस ट्रांजिशन में आए? क्योंकि अभी मतलब, और ये हमेशा रहा है, आप 50 साल पुराने भी गाने सुनेंगे तो उसमें भी रेफरेंस है मुंबई का ट्रैफिक का। उस समय के लोग भी ट्रैफिक से परेशान थे, आज के लोग भी हैं, नेक्स्ट 50 साल के बाद भी रहेंगे। तो ये ट्रांजिशन रहता है हमेशा। हमेशा लगता है कि जो पास्ट था वो अच्छा था, ओके, बट ये जो ट्रांजिशन हो रहा है भैया, जहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ आना, बिकॉज इंग्लिश को राइम करना एंड इंग्लिश से पकड़ के लिखना, अगर जो लोग भी लिखते हैं तो उसको कैसे अडॉप्ट कर रहा है इंडस्ट्री, और आप जैसे लोग जो रॉ हैं, जो इनहेरिट नहीं कर रहे हैं, कुछ जो रॉ लिख रहे हैं, वो कैसे अडॉप्ट हो रहा है? जब ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों ने एक अपना जॉनर चेंज कर दिया, ठीक है, जॉनर चेंज कर दिया। जैसे हम लोगों ने देखा गुलजार साहब जिन्होंने चड्डी पहन के फूल खिला है, वहाँ से स्टार्ट करके बीड़ी जले ले जिगर से पिया, वहाँ तक आए, उस तरह का ट्रांजिशन हुआ, वो एक फेज़ है। अब जब ये आ रहा है जहाँ पे मतलब खोजना, कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं कि कुछ समय के बाद आपको लग रहा है कि ऐसा ये ओके हिंदी सॉन्ग्स भी है, तो वो ट्रांजिशन कैसे हो रहा है? और राइटिंग कितना टफ हो रहा है अभी बिकॉज ऑफ दिस? यार एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग, बिकॉज ये जो क्रिएटिव फील्ड है इट इज़ ओपन टू एवरीवन, तो हर कोई उसमें अपना कुछ ढूंढना चाहता है। ट्रांजिशन सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ट्रांजिशन हर फील्ड में। हम मैनुअल लेबर करते थे, हमने खेती करते थे, हमने वो छोड़ दिया, वहाँ पर भी मशीनें आ गई। अभी यहाँ पर हम लोग अगर देख लें तो इन द लास्ट 20 years या इन द लास्ट 30 years, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ तो हर एक चीज़ रजिस्टर में लिखी जाती थी, सारे हिसाब किताब सब रजिस्टर में। चेंज होकर के कंप्यूटर आया, उस समय भी हुआ कि भाई अब कंप्यूटर आ गया, अब जॉब्स चली जाएंगी लोगों की, डर वहाँ पर भी था।
बट जो एडजस्ट किए वो आगे बढ़ते गए, जो नहीं किए उनके वो खतरे में आए. अब पिछले कुछ सालों से AI सेम. तो ये जो आगे बढ़ने की प्रथा है ये रुकेगी नहीं, और ये सेम म्यूज़िक में भी है. एंड बाय डिफ़ॉल्ट वही है ना जो बात कही गई है कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो आपको तो इवॉल्व करना ही होगा. हम धोती कुर्ता पहनते थे, बदन पे ऊपर कुछ नहीं पहन रहे, नीचे सिर्फ धोती है, दिन भर काम करके आ रहे हैं. आज हम लोग ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हैं. एवोल्यूशन है, हर जगह है. बट क्योंकि आप अपने लाइफ टाइम में जो देख रहे हो उससे आप कितने कंफर्टेबल हो या नहीं हो, बस इतनी सी बात है. अन्नू मलिक ने अंग्रेज़ी के शब्द बहुत सारे यूज़ किए गानों में, और उस समय जब वो आ रहा था तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था. अब क्योंकि अब हमारी लैंग्वेज से अलग आ रहा है, और वो मम्मी पापा को अच्छा नहीं लग रहा था. अब हमारी लैंग्वेज से अलग आ रहा है तो हमें नहीं अच्छा लग रहा, आगे वालों को अच्छा लग रहा है. एज अ राइटर, एज समबडी हु इज क्रिएटिव, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग विद टाइम, वरना आप फिर छूट जाओगे पीछे. बहुत लोग, आप बस ये देख लो कि प्रीतम दा का करियर इतना लंबा, इट इज़ अ वेरी रेयर थिंग. आज के रेट में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो 3 साल 5 साल 10 साल का करियर लेते हैं मैक्स. दादा 20 मतलब मुझे लग रहा है 22-23 साल होने को आ गया अब, एंड ही स्टिल डिलीवरिंग हिट्स. वाई? बिकॉज उनको पता है कि वो अपना टाइम के साथ साथ अपना टेस्ट, अपना आउटपुट बदलते जा रहे हैं, एंड वो जो करते फिर वो आइकॉनिक हो जाता है. तो अगर आप बढ़ नहीं रहे हो तो फिर आप छूट जाओगे, और वो आपकी गलती है. यार आज के डेट में स्मार्टफोन्स, मतलब अगेन वही 30 साल का जो पीरियड है, इतना ज़्यादा चेंज. हम लोग तो घर से जब निकलते थे तो हमें पता भी नहीं कि हमारा दोस्त घर पे है कि नहीं. पहुंच जाते थे, भाई आज 5 बजे वहाँ मिलना है तो मिल लेंगे, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं. तू पहुंच गया, नहीं पहुंचा, कुछ नहीं. वो पहुंच जाएगा, तुम पहुंच जाओगे, हो गया. आज मैसेज करो तो रिप्लाई नहीं आता. अब तुम घर के बाहर भी खड़ो, तुमको पता नहीं वो अंदर है कि नहीं. अरे यार बोल के तो आता. ये तो जितनी सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं उसका गुड साइड भी है, बैड साइड भी है. एंड लिटरेचर इज़ नथिंग एल्स बट, जैसा मैंने कहा कि बातें वही हो रही हैं, मगर हर एक एरा का बोलने का तरीका अलग हो जाता है. अब हमारे मम्मी पापा क्या एक दूसरे को कभी आई लव यू बोले? हमारी जनरेशन में हम बोल रहे हैं, आगे वाले कुछ और बोलेंगे. यही है एवोल्यूशन. बस बातें वही हैं, उसको आप बताओगे कैसे, वो चेंज कर जाएगा. तो अभी जितनी चीज़ें हो रही हैं डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि मेरी ओरिजिनल शब्दावली वो है नहीं. हाँ, वही मैं बोल रहा था कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, एंड जैसे कि एक रिदम में होता था गाना, एक माहौल बनता था लिरिक्स से, जैसे कि आपका ही है वो जो 14 फेरे का गाना है राम सीता, तो वो जो गाना है, तो अभी मतलब लास्ट ईयर भी जब हम लोग सुन रहे थे तो उससे बहुत क्लोजली कनेक्ट कर पा रहे थे. तो बिकॉज ऑफ हम लोग अपने 30s के एंड पे हैं इसीलिए, और शायद अभी का यूथ उससे नहीं कोलेट, पर बहुत सूदिंग. मैंने वन थिंग है कि उस टाइप के सॉन्ग्स अभी भी आने से एक सूदिंग लगता है. हाँ, बट अभी का जो बहुत सारे सॉन्ग्स जो हिट हो रहे हैं वो उतने सूदिंग नहीं लग रहे हैं, बट वो चल रहे हैं. तो वो ट्रांजिशन कितना, जहाँ मतलब कि कुछ कुछ वर्ड्स आप सुनते हैं, समझते हैं. ऐसा हो सकता है कि दिस इज मैं व्यू एज ए आउटसाइडर कि आजकल लोग लिरिक्स पे बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे हैं, माने वर्ड्स का मीनिंग एंड कितना इंटेंस है वर्ड, जो भारी भारी भरकम शब्द बोला जाता है. यार दोनों चीज़ें हैं. कुछ इतने अच्छे और इतने कमाल के राइटर्स हैं जो कि अपनी बात को आज भी दोनों तरीके से, सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड, दोनों शब्दों को यूज़ करके बोल रहे हैं. जैसे अमिताभ भट्टाचार्य कोई अगर आप ले लो, तो कलंक नहीं इश्क है काजल पिया. मतलब अगर आप बोलो कि मीनिंग नहीं है गानों में, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल सीधा खारिज कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ही मीनिंगफुल गाने आ रहे हैं. अब एक बार को तजल्ली तो दिला दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे. ये सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने गानों में डाली. या इरशाद भाई, जिस तरीके की जो तमाशा में उनका गाना है चली कहानी, इतना पढ़ा लिखा गाना है ना. जितने पढ़े लिखे हमारे देश में लोग नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा गाना है, अलग अलग चीज़ें कवर करते हुए जा रहा है. कहाँ वो चनाब का दरिया है, ये इश्क से भरिया, वहाँ पे बात हो रही है सोनी और महिवाल की. वही कहानी कनेक्ट होकर के कंस और वासुदेव आते हैं, वहीं से कनेक्ट होकर के फिरौन और
फिरौन और उसकी बहना ने मूसा उठाया, ये लिखा हुआ है। तो वो अलग तरीके से हर किसी का अपना अपना एक स्टाइल है बताने का। ये जितना इन्फॉर्मेटिव है ना, और मुझे जेन्युइनली इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि यार मेरे लिए गाने लिटरेचर थे। मैं उससे शब्द उठाता था, मैं शब्दों को सीखता था, मुझे पता चलता था यार ये क्या। जैसे दादा का एक गाना था TMO, आइडिया ही नहीं है लाइफ में कुछ, अंग्रेजी पल्ले नहीं पड़ी, TMO आ गया। TMO क्या है मेरे को पता ही नहीं, मैं डिक्शनरी तक छान गया, है ही नहीं कुछ इंग्लिश डिक्शनरी में। तो वो एक इनक्विजिटिवनेस थी जो कि ड्राइव करती थी कि यार ये क्या बोला जा रहा है, क्यों बोल रहे हैं, कैसे लिखा हुआ है। अभी क्या हो गया कि अभी हर एक चीज़, नॉट जस्ट सॉन्ग्स, यू वांट एवरीथिंग इंस्टेंटली। फास्ट फूड जॉइंट्स क्यों चल रहे हैं? मैं बचपन में हमारे ना आसपास में हर जगह भूंजे का स्टॉल होता था कि भाई फरी और ये वो चना मिला करके दे रहे हैं। अभी जब मैं पटना जाता हूँ तो मुझे हर जगह पे मोमोज दिखते हैं, मुझे बर्गर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि रेडी है, लोग उठाएंगे सीधे लेकर के निकल जाएंगे, कोई रुक नहीं रहा वहाँ पे। सिमिलरली गानों में भी बता दो ना क्या बोल रहे हो, दिल टूट गया, अच्छा अभी ऐसा लग रहा है, ओके अब ठीक हो गया, ओके मेरा भी यही हाल है, आई कनेक्ट टू इट। इतना ही सिंपल, भाई खाना लाओ परोस दो, मेरे को जाके लेना नहीं। तो दोनों तरीके की चीज़ें अभी भी चल रही हैं। पिछले साल का एक बहुत बड़ा गाना था ओ बेदर्द यार, वो गाना अब आप बोलो कि भाई भारी शब्द है, पर चल तो रहा है। तो एक तरफ वो है, एक तरफ इंडी में है, कुछ बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं। बीच में मैंने छोड़ दिया था इंडी सुनना बिकॉज मुझे लग रहा था कि यार आप जो छोड़ करके जा रहे हो ना, वो लोग सुन करके और आगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या कहीं ना कहीं उसका एक असर रहेगा। एक गाना था, मुझे आर्टिस्ट का नाम नहीं याद है, बट वो लाइन इतनी ऑड लगी ना कि मेरे दिमाग में अटक गई है और चुभते रहती मुझे, कि तुम आंखों से बतलाना हम समझ जाएंगे, तुम हल्की सी शर्माना हम संवर जाएंगे। हल्की सी शर्माना, हल्की सी क्या शर्माते यार, जेंडर थोड़ी होता है। तुम ये थोड़ी है कि भाई लड़की आ रही तो गाड़ी से आ रही, लड़का आ रहा तो गाड़ा से आ रहा है, नहीं, दोनों गाड़ी से ही आते हैं। शब्द का अपना एक जेंडर है हिंदी में, आप उसको किसके साथ एसोसिएट करो उसकी वजह से नहीं बदल रहा है वो। उसका ये चेंज नहीं। हाँ, कि हल्की सी शर्माना, इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस। हल्के से शर्माना, बात खत्म, वही उतना ही सा था। तो मुझे बस ये लगता है कि अगर आप कुछ भी करने आ रहे हो बेशक करो। इट्स ग्रेट कि आज की डेट में इंडस्ट्री इतनी खुल चुकी है, इतने नए लोग आ गए हैं, बहुत अच्छा है। बट गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा, तो कुछ आएंगे जो कि एक्सप्लोजन होगा और पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, कुछ नहीं दिख रहा है, बट वो डस्ट सेटल करेगी। आज नहीं करेगी, 1 महीने बाद करेगी, 1 साल बाद करेगी, वो डस्ट सेटल करेगी। फिर उस एक्सप्लोजन का जो नतीजा है बस वही दिखेगा, धुआं नहीं दिखेगा। तो अभी जितना धुआं है उनमें से जितनों ने इम्प्रूव कर लिया वो टिक जाएंगे, बाकी वहाँ के वहाँ ख़त्म हो जाएंगे, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। एक और चीज़ मैं बोलूँगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ना इंडी म्यूज़िक में बोलते हैं कि वेस्ट में लोग ऐसा करते हैं या वेस्ट में अपनी बात खुले तरीके से बोल पाते हैं। वेस्ट में ना आपके करिकुलम में बचपन से स्कूल में होता है कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट पिक करना है या तो आपको वोकल सीखना है। तो आप म्यूज़िक थ्योरी से इतने अच्छे से वाकिफ़ हो जाते हो कि आपको पता है क्या करना है, कैसे खेलना है। आप अलग अलग टाइप के गाने बना सकते हो। आप एक ही टाइप का गाना नहीं बनाओगे कि हाँ बस एक यूकेलेले उठाया और टंग 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 करते करते वो सेम आप गाने बना रहे हो। आप देख लो बहुत सारे इंडिया आर्टिस्ट हैं जो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो। आपने इंजीनियरिंग करनी थी, वो छोड़ करके आपको लगा अब मैं गाने बनाता हूँ, एक गाना चल गया अब मैं वो और बनाता हूँ। मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ, वो छोड़ करके मैं अब गाने बना रहा हूँ। आप सीख लो, उसके बाद आपको जितना बनाना है बनाओ, बट दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग यू कैन नॉट स्किप। धोनी मतलब मेरे लिए इतना बड़ा एक इन्फ्लुएंस रहा है पूरे मेरे इन माई 20s। वो बंदा हमेशा प्रोसेस की बात करता था। तो वो चीज़ अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ रिजल्ट नहीं होता ना, कुछ गाना हिट करा देना या फ्लॉप करा देना मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, वो तो ऑडियंस के हाथ में है। मैं मेरा बेस्ट काम दे दूंगा और उसको कोई नहीं पूछ सकता, बट मेरा सबसे खराब काम शायद सबसे ज़्यादा चल जाए। तो इट डज़ नॉट मैटर कि आप क्या दे रहे हो, इट इज़ व्हाट पीपल आर रिसीविंग। उसके लिए आपको सीखना ज़रूरी है, और सीखना हर तरीके से कि भाई अब जेनजी है तो मुझे जेनजी को केटर करना होगा। नहीं करूँगा, इवन रेस्टोरेंट्स को आप देख लो, दे कीप ऑन अपडेटिंग देयर मेन्यूज़। हाँ, तो
व्हेन एवरीबडी एल्स अराउंड यू इज अपडेटिंग, व्हाई शुडंट यू? हाँ ये भी है, और else आप नहीं रहेंगे फिर। हाँ, उसके बाद फिर बोलो कि यार अब वैसे गाने नहीं बनते अब वो बात नहीं रही, उसका गाना मार्केट ही नहीं रहा, मैंने एग्जैक्टली गाना बनाने वाले लोग हैं, हाँ। बट उसका मार्केट ही नहीं है, हाँ, या कम हो गया। कम हो गया है मार्केट। एंड ऑल्सो यार अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, यू वांट टू कैश इन ऑन अ कस्टमर जो कि आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहेगा, इसलिए आप एक यंगर जनरेशन को टारगेट करते हो। हाँ कि डेफिनेटली समवन हु इज अपने 20s में है तो वो आपसे अटैच हुआ तो 50-60 साल तक सुनेगा वो। करेक्ट, कि भाई आपके लिए कुमार सानू, उदित नारायण और सोनू निगम का जो वैल्यू है वो आज की जनरेशन वालों के लिए अरिजीत सिंह का वैल्यू होगा। एंड वो इस चीज़ को लेकर के अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल जाएंगे। आप मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, इनका जो टारगेट ऑडियंस था वो हमारे घर वालों ने इतना खींचा कि गाने तो उस समय बनते, अरे उस समय भी यार खराब गाने बनते थे। हाँ, उस समय बहुत भी खराब गाने उस समय बनते थे खराब गाने, ऐसा नहीं कि सारा गाना एकदम। अभी हम लोग कुछ गानों में हम लोग एक कुछ अगर नॉट सो एक्सेप्टेबल वर्ड्स आ जा रहे हैं हम लोग नाराज हो जा रहे हैं। पहले भी बहुत डबल मीनिंग गाने बनते थे, पहले भी वैसा। बिल्कुल। एंड जावेद अख्तर साहब ने वही कहा था कि आप भाषा को बांध नहीं सकते हो। हर साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ड्स ऐड होते हैं। सिमिलरली जिस फील्ड में आप हो, अगर वहाँ पे वर्ड्स ऐड हो ही रहे तो आप कैसे नहीं यूज़ करोगे? मेन गेम तो वोकैबुलरी का है। भाई अभी आपने अरिजीत सिंह का नाम लिया, तो प्लीज़ आपका अरिजीत सिंह के साथ एसोसिएशन बताइए कैसा है, बिकॉज उनके बारे में एवरीवन वांट्स टू नो, सब कोई जानना चाहते हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट देयर इन सोशल मीडिया। उनके बारे में जो सोशल मीडिया में है वो दूसरों ने, किसी ने कुछ उनका पोस्ट कर, उनको पिक लेके, उनका वीडियो लेके डाल दिया, इज़ नॉट देयर। एंड मैंने आपके बहुत सारा सॉन्ग्स उनके इर्द गिर्द है जो प्राइवेटली उनका गाना आता है जो भी है, तो वो कैसे है? जस्ट वी आर सो एक्साइटेड टू नो अबाउट अरिजीत सिंह। अगेन गोइंग बैक टू दादा का स्टूडियो, वहाँ पर ही मिलना हुआ। एंड कुछ लिखा था, और वही है, जब आप लिख रहे हो, कंटिन्यूसली काम कर रहे हो, तो किसी को पसंद आता है, वो फिर बोलेगा कि अरे इसके साथ करके देख काम, ये अच्छा कर रहा है। तो सनी के साथ मैंने एक गाना किया था MTV अनप्लग्ड के लिए। सनी भी एक बहुत ही अच्छे म्यूज़िक प्रोग्रामर एंड कंपोज़र खुद है, तो वहाँ पे मैंने वो लिखा था। तो वो गाना, एंड सनी एंड अरिजीत आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो सनी का गाना तो सुना, तो वैसे मुझे लगता है शायद अरिजीत को पता भी चला कि ये लिख रहा है और ये कैसा लिख रहा है, क्या लिख रहा है और क्या बात कह रहा है। तो अरिजीत दा और मेरा पहला सिटिंग फिर आई थिंक 2017 में हुआ होगा, कि 2018 या 17 में हुआ, जब हमने पहली बार डिस्कस किया कि वो अपना गाना करना चाहते हैं। एंड उस दिन बस बैठक में हम लोग यही बैठ के बात कर रहे थे कि व्हाट डज ही वांट टू से, व्हाट इज़ ही डिज़ायरिंग टू कम्युनिकेट। मेरे दिमाग में था कि रोमांटिक गाने होंगे, तो तब तक मैं अरिजीत सिंह एज एन आर्टिस्ट मेरे को बहुत पसंद है। उन दिनों में, उस दौरान जब हमारा मिलना जुलना हुआ, जब बातें हुई, तब मैंने अरिजीत सिंह एज अ पर्सन को जानना शुरू किया। एंड वेरी इवॉल्व्ड, लाइक एक जो आर्टिस्ट एक अलग चीज़ होता है, म्यूजिशियन एक अलग ही चीज़ है। म्यूजिशियन है जिसको सारी चीज़ें पता है, संगीत में रमा हुआ है, उसको सब करना है और सब अच्छे से करना है। एंड उतना ही ज़्यादा पढ़ने वाले, उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली उतने स्ट्रॉन्ग। तो उनको था कि ऐसे मुझे कुछ इस तरीके का गाना करना है, कुछ ऐसा लिखना है। और मैं अपने लिए तो वो सब लिखता था, बट अब उस जोन में किसी और को खुश कर पाना, तो वहाँ से एक ये जर्नी स्टार्ट हुई। जो हमारा पहला गाना था उस समय जो हमने किया था, वो आया था पिछले साल, रूह जगा दूं। तो वो 2023 में आया, जो कि स्टार्ट हुई थी उसकी बात 2018 में। 5 साल। और उसके बीच में जो हमने गाने किए वो ऑलरेडी आकर के निकल लिए। ओके, तो मतलब ये गाना था, वही था फर्स्ट डिस्कशन वाला गाना? हाँ, ये रूह जगा दूं वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और उस समय, अब इस गाने को अगर सुनना तो फिर उस नज़रिए से सुनना कि हमारा ओरिजिनल थॉट, एक्चुअली हमारा क्या, अरिजीत दा का ही ओरिजिनल थॉट ये था कि ये गाना जो है ना, ये एक फादर और डॉटर के बीच का है। तो ही इज़ ट्राइंग टू
टेल हर कि जो भी होगा ना मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगा, तू कर, तुझे जो करना है कर, आई वॉन्ट टू अवेकन योर सोल, दैट इज़ वॉट द सॉन्ग टॉक्स अबाउट. तो बाकी अभी वीडियो और ये सब जो है वो दोस्ती है और इन सब के ऊपर है, बट दिस वाज द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट दैट फादर और डॉटर का कन्वर्सेशन है ये. का वो कन्वर्सेशन है. ओके. सिमिलरली फिर जब हम रिहा हमने स्टार्ट किया, तो रिहा तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट आई हैव टेकन टू राइट अ सॉन्ग. वो गाना कंप्लीट हुआ लिख करके सिर्फ 1.5 महीने में. और हम लोग लॉकडाउन का टाइम था, तो हम लोग ऐसे वीडियो कॉल पे, मैं उधर दिल्ली में, अरिजीत दा अपने घर पे, और हम लोग अपना वीडियो कॉल पे क्या, ये एक ड्राफ्ट भेजा, ये अच्छा लग रहा है, ये बाकी हटा सकते हैं क्या, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं. और अगेन ये कॉन्सेप्ट भी उनका ही था कि मुझे मुक्त कर दे, वैसा वो चाहिए था. और वो बंगाली में उनका जो थॉट रहता है, हाँ. तो कि मुझे मुक्त कर दे. बंगाली गाना भी है, बंगाली भी है. तो उसका वीडियो मुझे बहुत क्यूट लगा, एनिमेटेड एकदम क्यूट, बहुत बढ़िया. क्योंकि किसी प्राइवेट सॉन्ग का वीडियो, मतलब सॉरी टू से, वीडियो यूज्ड टू बी द हाईलाइट. जो एक ट्रेंड आया था बीच में, यू गेट फ्लैशी कार्स, फॉरेन गर्ल्स, एंड ये गाना वाज टोटली अपोजिट. आप एनिमेटेड कैरेक्टर्स, इतना क्यूट गाना है, घर में एकदम लगा के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे म्यूजिक वीडियोस के गाने आए जो शायद वीडियो के लिए ज्यादा लोग देखने लगे, सुनने से ज्यादा देखना पसंद करने लगे लोग. सो फ्रॉम दैट ट्रांजिशन टू वी आर कमिंग अप विद अ सॉन्ग, एनिमेशन है, एंड और एनिमेशन भी वो वीएफएक्स वाला नहीं, एकदम रॉ एनिमेशन जिससे हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं हर कोई. नहीं, और वो भी उनकी वाइफ, उन्होंने ही डायरेक्ट किया था ये. तो ये मतलब मेरा प्रोसेस बिल्कुल ही अलग हो गया है बिकॉज ऑफ रिहा, क्योंकि उस दौरान और कोई काम था नहीं लॉकडाउन में. तो अरिजीत दा और मैं जब बात कर रहे होते थे क्या करना है, ये बात बोलनी है, ऐसे रखना है, तो पहला जो ड्राफ्ट था उसमें से सिर्फ 2 लाइन रिटेन हुई थी कि एक पल में लम्हा हूँ, एक पल में तन्हा हूँ, क्या चाहिए बोलो, ये रखा था. ये मैं बोला कि अरिजीत दा बस ये रखते हैं, बाकी मेरे को भी उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, ठीक है करते हैं उस पर कुछ और. तो बस इतना रख करके और फिर वापस से लिखना स्टार्ट हुआ. कोई आइडिया नहीं था जिस तरीके का आज भी मुझे जैसे मैसेजेस आते हैं उस गाने के लिए, लाइक वो बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग है. दैट फील्स लाइक अ ट्रू अकॉम्प्लिशमेंट. यार नहीं सोचा था, मतलब मैं बस काम कर रहा हूँ, मैं काम के हिसाब से सोच रहा था कि यार काम करना है, ख़त्म करना है, अच्छे से करना है सारी चीज़ें. बट वहाँ से एक अलग ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि अब जब भी मैं अरिजीत दा के गाने पे काम करता हूँ, आई डोंट टेक अप एनी प्रोजेक्ट्स. तो मैं वो 10 से 15 दिन निकालता हूँ, क्योंकि वो आते हैं एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट लेकर के. उस कॉन्सेप्ट में मुझे घुसना होता है, उस कॉन्सेप्ट में मैं रिसर्च करता हूँ, मैं चीज़ें पढ़ता हूँ, समझता हूँ, वहाँ से कुछ बातें निकल करके आती हैं जो कि वापस बाहर आती हैं. हम लोग ने एक गाना किया था दे शिवा, तो उसके पीछे का उनको क्या था, जब उन्होंने कॉल किया बोले कि यार ये कहानी थी ना बचपन में जो सुनते थे कि एक चूहा गया ऋषि के पास, बोलता है कि भाई मेरे को बिल्ली तंग करती है, मेरे को बिल्ली बना दो. फिर तो बिल्ली बनता है, फिर उसको कुत्ता तंग करता है, करते करते वो शेर बनता है, शेर बन के उसको ही खाने आता है, तो उसको वापस फिर चूहा बन जा, टाइटल स्टोरी का. तो वही था कि उनका कॉन्सेप्ट ये था कि इस स्टोरी का जो मॉरल है कि तुम लालच का कोई एंड नहीं है और वो वापस तुमको पटक देगी. तो वो कॉन्सेप्ट पे अब गाना लिखना, तो सारी चीज़ें उस हिसाब से कैसे उसको लिखना है, क्या करना है, कितना इंगेजिंग होना चाहिए, बात किस तरीके से कह रहे हैं, तो इन सब में बहुत टाइम लगता है और बड़ा मज़ा आता है. बिकॉज ये मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है जहाँ पे यू आर गेटिंग इनटू न्यूअर टेरिटरीज. आई वोंट से अननोन, बट न्यूअर टेरिटरीज. यार इस पे क्या लिख सकते हैं और इसको कितना अच्छा बना सकते हैं. तो वो मज़ा आता है मुझे करने में बड़ा कि यार कुछ तो अलग आया इस बार. कुछ एक अमीर खुसरो के स्टाइल में गाना था कि वैसा करना है, तो अभी वो आया नहीं, वो आएगा. तो वो भी था, तो अब उसके लिए मैं खुसरो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि शुरू में स्कूल में तो सारी चीज़ें पढ़ी थी बट वो इंटरेस्ट नहीं था कि वो बाय डिफ़ॉल्ट है दिमाग में. बट उस समय अब खुसरो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस है मेरा उनके साथ. एंड बाकी ही इज़ वेरी लाइक वो अपने में मस्त रहते हैं. वही मैं देखा हूँ कि मतलब ही इज़
अनडाउटेडली ही इज किंग उसमें, और कोई भी मतलब जो भी कुछ बोले। सो फिर हम लोग उनके वीडियोस देखते हैं, वो एक्टिवा लेके मार्केट में घूम रहे हैं, कभी उनका कोई टैटू या कुछ नोज पियर्स करा लिया, ईयर पियर्स करा लिया, कुछ नहीं, मैक्सिमम वो सर में कभी कपड़ा बांधा होगा, सिंपल कपड़े। तो इज ही, मैंने सॉरी टू से, इज ही जस्ट पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ कि रियल लाइफ में भी वैसे ही है वो? रियल लाइफ वो वैसे ही है। मतलब वो एक्टिवा में सुबह सब्जी हाँ, खरीदने जा रहे हैं हाँ, एकदम। तो वो उनका लाइफस्टाइल ही वही है। क्योंकि अगर वो बड़ी गाड़ी में घूमेंगे तो बड़ी गाड़ी अगर कोई देख ले तो झांकेगा, अटेंशन आएगा, नहीं चाहिए। फिर भी इतना मतलब काइंड ऑफ एक मतलब वो सन्यासी टाइप का, मतलब मुझे काम से केवल है, बिकॉज ही कैन ग्रैब अटेंशन लाइक एनीवन, लाइक एनीवन। अगर वो अपना इंस्टाग्राम को बूस्ट करे, ये करे, तो माने ही कैन बी वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी हो सकते हैं वो, जैसा उनका माने ये ऑलमोस्ट, अभी आप बोलेंगे तो किंग का है। एंड इतना स्ट्रेच पे इस टाइम में जो कि हमारा इतना शॉर्ट लिव्ड है कि मतलब हम अगर वॉशरूम से हम मोबाइल चला रहे थे और वॉशरूम से रिटर्न आए तो भी मैं रिफ्रेश कर रहे हैं, मतलब हम लोग 30-30 सेकंड का अपडेट चाहिए। किंग इतने तो, दिन तक कैसे? किंग तो गौतम बुद्ध भी थे, मगर हर किंग का सिंहासन हो जरूरी नहीं, वो अपने तरीके से रहना चाहते हैं। वो बहुत ही ये लगता है कि मतलब कैसे कोई मतलब, एंड ही इज डूइंग वर्क। एंड मैंने ये बोल रहे हैं प्रीतम दा, अरिजीत सिंह, इन लोगों का मतलब ये कॉम्बो चल ही रहा है। मतलब आई थिंक अगर ओवरऑल नंबर ऑफ सॉन्ग्स एंड नंबर ऑफ सक्सेस, आई थिंक प्रीतम दा विल बी वन ऑफ द बेस्ट टिल डेट। भाई मैं तो दादा का जो ड्राइव है वो देख करके मैं घबरा जाता हूँ। मेरे को लगता नहीं कि मैं इतना कर पाऊंगा। वो इतना इन्वॉल्व है ना, उनके दिमाग में गाना चल रहा है, वो जैसे मेलोडीज बनाते हैं, वो ही इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू वन अप हिमसेल्फ। यार ये है बट इसको बेटर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम सुनते हैं, बोले नहीं दादा ये अच्छा तो लग रहा है, नहीं कुछ है जो अभी तक आया, एंड ही विल कम अप विथ समथिंग कंप्लीटली इनसेन, और यू विल बी लाइक अरे भाई क्या गाना है यार। वो उनका भी वैसे ही है। अरिजीत दा ही इज ऑल्सो लाइक दैट कि भाई गाना उनको गाना है और वो जब गा के भेज देंगे एंड यू विल बी लाइक कि भाई क्या ही चेंज बोल दूं मैं इसमें। सिमिलरली अमिताभ दा और इन लोग कि भाई इन्होंने लिख दिया, यार इस थॉट के ऊपर क्या आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता। मैंने तो अपने आप को उस समय बीच में फंसा था मैं थोड़ा कंपैरिजन वाले उसमें, बट मेरा ना लाइफ में 2 वर्ड्स हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा एसोसिएट करता हूँ, वो है कंपटीशन और जेलसी। ये दोनों मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। क्योंकि बचपन से क्रिकेट खेलता रहा हूँ, और फिर मैंने बिहार मतलब पटना लेवल पे भी उस समय परस्यू नहीं कर पाया क्योंकि डिसॉल्व ही हो गया था बिहार का क्रिकेट बोर्ड, तो रणजी से भी हट गए थे, तो वहाँ पर छूटा। बट क्रिकेट इतना ज़्यादा फॉलो करता हूँ और अभी भी देखता हूँ, या मौका मिला तो खेल लूँगा। तो क्रिकेट की वजह से मुझे ये समझ में आ गया कंपटीशन जिस चीज़ को लोग समझ रहे हैं वो कंपटीशन होता नहीं है। आप क्या चाह रहे हो? आप वहाँ जा करके सिर्फ खेलना तो नहीं चाहते हो ना, आप जीतना चाहते हो। तो जीतने के लिए किसी को तो हराना होगा ना। मेरा कंपटीशन का पॉइंट बस इतना ही है कि यार मैं जब देखता हूँ या कंपटीशन और जेलसी, मुझे लगता है कि यार मैंने क्यों नहीं सोचा ये ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया कि यार कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, ये कि कैफियत पूछो कभी तो खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। मतलब इतनी सिंपल सी बात, जो शब्द मेरे को भी पता है, वो मैं क्यों नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ। ये बस एक्सपीरियंस है, ये जितने ज़्यादा वो रमे हुए मैं उतना नहीं रमा हुआ। तो बट अगर मेरा कंपटीशन ही नहीं होगा, अगर बांग्लादेश या जिम्बाब्वे कम्पीट ही नहीं करे इंडिया के साथ, तो कभी हराएगा नहीं। बट वो कंपटीशन से इंडिया का कोई नुकसान नहीं है, वो अपना गेम अप कर रहे हैं और वो जैसे से अप करे इंडिया भी अप कर लेगी। तो वो गैप हमेशा रहेगा, बट आप में तो इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है और वो कंपटीशन से आता है। एक मैं और एक पूछना था, आपने जो बोला वो रिया वाला गाना जो 3.5 months लगा आपको लिखने में, 1.5 months, सॉरी 1.5 months लगा लिखने के लिए, तो डू यू थिंक कि टाइम से गाना हिट होता है कि कभी कुछ ऐसा हुआ होगा कि तुरंत आपने लिखा एंड इट बिकम अ बहुत अच्छा नंबर? यार कोई फॉर्मूला नहीं है। गाना हिट हो जाता है तो जैसे हम लोग स्टॉक्स वाले हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप जितना टाइम रखेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपके वहाँ पे वैसा नहीं,
कभी हो सकता है एक दिन में भी नहीं, एक पूरा दारू गाना। थोड़ी बनानी है। अभी सड़ाना चालू कर रहे हैं, 12 साल पुरानी, 18 साल पुरानी। नहीं नहीं यार, ऐसे तो गाने रिलीज ही मत करो, मरने के बाद कोई छपवा देगा, कोई फल नहीं मिलना उसका। नहीं नहीं, वो नहीं है एक्चुअली। बात बस आ जाती है तो आ जाती है, नहीं तो नहीं आती। गाना एक्चुअली लिखाता है उस 15 से आधे घंटे के बीच में, बट वो 15 मिनट और आधा घंटा कब आता है ना, ये नहीं पता है। हाँ ये तो है। एक भी आप थोड़ा कुछ हॉट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वीडियो को वायरल भी करना है। तो जैसे कि हर कोई एआई का बात कर रहा है, हाँ। ठीक है, जिसके घर में कंप्यूटर नहीं है वो भी एआई का बात कर रहा है, उसका भी जॉब चला जाएगा। कोई पान दुकान में दिन दिन भर उसका खड़ा भी रहता है, उसको भी लग रहा है उसका जॉब चला जाएगा बिकॉज ऑफ एआई। तो एआई से जो हो रहा, मैं इंटरव्यू सुन रहा था, मोस्ट प्रोबेबली सोनू निगम या किसी का इंटरव्यू था ना, वो बोल रहे थे कि आजकल बिकॉज आप सिंगिंग से भी थे एंड एज यू वांटेड टू बिकम अ सिंगर इनिशियली, नॉट इनिशियली यू वांटेड टू बिकम अ सिंगर, तो वो जैसे कि वो बता रहे थे कि देयर आर सॉफ्टवेयर अवेलेबल, तो वो उस हिसाब से, जिस हिसाब से वॉइस चाहते हैं वैसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको कितना लगता है ये दिस योर इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर, राइटिंग इंडस्ट्री, कितना इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ एआई? बिकॉज राइटिंग के ऊपर ही एज ऑफ नाउ आई होगा कुछ एडवांस एआई होगा, बट राइटिंग के ऊपर ही जो एआई का मैक्सिमम माने मेजर पेनिट्रेशन है। आज ईमेल्स ड्राफ्ट करने हैं, जो भी ड्राफ्ट करने हैं, आप थोड़ा कंटेंट, रिकमेंडेशन लेटर्स लिख करके लिखना है, सब कुछ हो रहा है। तो राइटिंग, एज यू आर ऑल्सो फ्रॉम दिस राइटर फर्टर्निटी, तो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पैक्ट कर सकता है एआई? यार प्रॉब्लम क्या है ना, एआई कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल है कि आप उसको जो डालोगे इनपुट, वो उसका एक आउटपुट देगा। प्रॉब्लम इंसानों के साथ है कि उनका दिमाग अनप्रिडिक्टेबल है, तो उनको आज जो चाहिए वो कल नहीं चाहिए, और वो जो चाहिए उसमें ऐसा भी होना चाहिए। अब उसने मान लो लिख भी दिया, चलो एआई ने लिख दिया कुछ, क्या आपको सारी लाइनें अच्छी लग रही हैं? नहीं लग रही हैं, ये चेंज कराना किसी से तो कराओगे आप, वहाँ पे आपको कोई बंदा चाहिए होगा। प्लस अभी जो एआई में है कि सब लोग को सीखना है कि प्रॉम्प्ट्स अगर आप डालना सीख जाओ तो आपका आउटपुट सही आ जाएगा। आप प्रॉम्प्ट्स के लिए आपको तो वो इमोशन डालने होंगे, और वो काम आपसे बेटर आप किसी को वो बताओगे तो वो बंदा शायद प्रॉम्प्ट डाल के कर ले। आप यूज़ कर लो यार, है सारी चीज़ें वही, एआई बस आपको एक जगह इकट्ठा करके दे रहा है, वरना किताबों में भी वही बात है जो हम पढ़ रहे हैं। मैं नहीं बोलता कि कोई भी थॉट ओरिजिनल है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है या किसी और का है, वो मैंने सुना और वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर था। अब वो अंदर जा करके चर्न हो करके एक अलग तरीके से बाहर आया, और वही है एआई भी वही कर रहा है। अब उसमें आपको ह्यूमन टच चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे सिंगिंग में भी किस वर्ड पे इमोशन आना चाहिए वो एआई नहीं कर पाएगा। वो आपकी वॉइस को अगर वहाँ मेलोडी ऊपर जा रही है तो वो ऊपर खींच देगा कि हाँ भाई यहाँ पे स्ट्रेन आना चाहिए। बट जो इमोशन है कि मैंने पूछा चांद से, अब ये चांद से वहाँ पे कैसे गाना है, किस तरीके से गाना है, क्या फील देना है, वो करने के लिए आपको फिर से ज़रूरत पड़ेगी इंसानों की। चलिए गुड। तो माने ये इंडस्ट्री स्पेशली राइटिंग आपकी इंडस्ट्री वाला थोड़ा सिक्योर है, क्योंकि मैं सिक्योर तो कुछ नहीं है। ओके, एआई आपको लगता है एडवांस यहाँ भी चला जाएगा, जो इमोशंस भी समझने लगे? क्योंकि एआई का एक इमोशन समझने वाला एग्जांपल था, मूवी आई थी ऐश्वर्या राय और रजनीकांत का, हाँ। रोबोट। तो जब उसने इमोशन समझा ऐश्वर्या राय का तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। बहुत प्रॉब्लम। तो आपको लगता है कि एआई अगर इमोशन समझ जाए तो प्रॉब्लम फिर से आएगा? हाँ, क्योंकि एआई उसको यूज़ कैसे करेगा वो नहीं पता ना। इंसानों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिल्ट तो है, मशीन में है या नहीं है ये नहीं पता है। तो क्या पता वो जिस दिन इमोशन समझ जाए वो सिर्फ मैनिपुलेट करे। तो जो बना रहे हो उससे फ़ायदा कितना और ख़तरा कितना ये सोच करके चलना होगा। वही बात है, आगे बढ़ो या पीछे बढ़ो, एवोल्यूशन ही बोलेंगे उसको। हाँ ये भी। तो अगर हम सारी चीज़ें बर्बाद करेंगे तो वी इवॉल्व्ड आवरसेल्फ टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। तो अगर वो करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि काम आज ये नहीं तो कल कुछ और कर ही लेगा आदमी। बट आप हर चीज़ में अगर एआई डाल दोगे तो बहुत ही सिमिलर सारी चीज़ें साउंड करने लगेंगी।
ये वही होगा जो एक बंदा टॉपर है जिसके सारे लोग असाइनमेंट छाप करके सबमिट कर रहे हैं, सबमिट करते नाम चेंज क्या करते नाम चेंज करते, एक आध वर्ड चेंज करते, लगे नहीं कि सेम है। वही वाली चीज़ हो रही है, उसमें आप पकड़े भी जा सकते हो और उसमें आपको मार्क्स नहीं भी मिल सकते, या तो आप टॉप भी कर सकते हो। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस भैया, काफ़ी देर चला हमारा डिस्कशन। लास्ट 2 क्वेश्चन, एक जो मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जो लिरिक्स राइटर होते हैं उसमें लेगेसी क्यों नहीं चलती है। आप देखिएगा डायरेक्टर का बेटा डायरेक्टर बन रहा है, ठीक है, म्यूज़िक कंपोजर में भी उतना नहीं है, फिर भी कुछ लोग हैं, तो एक्टर्स के सेकेंड जनरेशन एक्टर बन रहे हैं, लिरिक्स में वो लेगेसी क्यों नहीं चल रही है। हाँ, बहुत केसेस में हुआ है कि सेकेंड जनरेशन ने उतना स्ट्रांग नहीं कर पाया, फिर भी आप किशोर दा के बेटे अमित दा वो चले, मुकेश के बेटे नितिन मुकेश वो जो भी चले, थोड़ा मोड़ा चल रहे हैं सब कुछ, ठीक है, बट इसमें लिरिक्स में वो लेगेसी क्या इशू होता है? आपको कुछ लग रहा है कुछ इशू है कि इट इज़ वेरी मतलब वेरी कन्फाइंड टू अ पर्सन, कि वो जैसे कि जो भी मेजर नाम मैं कुछ जानता हूँ उनका सेकेंड जनरेशन इसमें नहीं आ रहा है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं राइटर्स शायद अपनी जर्नी को आगे बढ़ा करके अपने बच्चों को शायद वहाँ नहीं भेजना चाह रहे हैं। क्योंकि एज अ लिरिसिस्ट आप कितने लोगों के नाम जानते हो? बहुत कम, बहुत कम। एज अ कंपोजर आप कितने लोगों के नाम जानते हो? बहुत ज़्यादा नहीं। एंड ये जो है ना, ये हायरार्की जो है कि हम लोग कितने बार बोलते हैं यार शाहरुख खान का गाना बहुत हिट कर गया आजकल। गाना शाहरुख खान का नहीं, गाना म्यूजिक कंपोजर का है, शाहरुख खान ने एक्ट किया है, बट हमारा जो देखने का तरीका है उसमें है कि जो फेस है, हाँ, जो दिख रहा वही बिक रहा है। तो शाहरुख खान नंबर 1 पे, उसके बाद सिंगर, उसके बाद कंपोजर, उसके बाद लिरिसिस्ट, जो कि 2 लोग सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है क्रिएट करने में, कंपोजर और लिरिसिस्ट, वो नीचे के पायदान बॉटम 2 में है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद बीच में, आई थिंक, आप बताओ कितने लिरिसिस्ट को आप शक्ल से जानते हो? हाँ, शक्ल से तो अब सेकंड जनरेशन की बात करो, शक्ल ही नहीं जानते जो हिट है। चलिए ऑल थैंक्स टू दिस रियलिटी शोज की बहुत लोगों को हमने जान पाया कि भाई ये है क्या वो लोग। हाँ, नहीं तो हम लोग सच में अगर रास्ते में कहीं मिल भी जाए तो हम लोग तो माने शायद उनके साइड से निकल जाए। हाँ, साइड हो जाइए बोल के। मुझे पता है कि मैं सिर्फ समीर साहब को जानता था, क्योंकि टी सीरीज और कैसेट जो आता हाँ, उसमें उनका फोटो साइड में रहता है, छोटा सा एकदम, तो उस वजह से मैं बस उनकी शक्ल जानता था। बाकी मुझे नहीं पता कि यार बाकी लोग, साहब को भी तो नाम बहुत सुना था हमने, बट गुलजार साहब इज नॉट जस्ट लिरिसिस्ट, ही इज आल्सो अ डायरेक्टर। तो वो अलग हो जाता है। फिर सलीम जावेद बहुत तगड़ा, मतलब उनके अलावा आपने कौन से स्क्रीन राइटर्स को नहीं जाना या देखा है? नहीं है। तो वही है कि आप, सॉरी टू से, सलीम जी ही इज मोर एक्सेप्टेड एज सलमान खान्स डैड नाउ, एंड व्हिच इज अ ग्रेट थिंग फॉर हिम, ही मस्ट बी फीलिंग प्राउड। हाँ, कि भाई सेकंड जनरेशन और आगे, मतलब और बेटा आगे। बाप तो ये चाहता कि बेटा 2 कदम आगे निकले, यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा हो। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो जब आपको वो रिकग्निशन उस तरीके से नहीं मिलता है कि हाँ यार, आज भी अगर आप सोचो साहिर लुधियानवी, अब उनके आपने गाने सुने, उनकी आपने किताब भी पढ़ ली होगी, क्या आपको उनका चेहरा याद है? ना। तो प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है कि जब आप इतना कुछ कर रहे हो और उसके बाद भी आपकी फेस वैल्यू नहीं इस्टेब्लिश हो पा रही है, कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में आते हो कि आपको नाम और पॉपुलैरिटी चाहिए। तो एज अ लिरिसिस्ट हो सकता है कि शायद उनको लग रहा हो कि यार इससे ज़्यादा फुलफिलिंग कुछ और है। थैंक यू भैया, थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा हमारा भी क्लब को मार्केट कर देते हैं, हमारे चैनल को। आपके हिसाब से ये जो हमारा क्लब टू लर्न का ये हमारा इनिशिएटिव है, एग्जैक्ट हम लोग करना चाह रहे हैं कि जैसे आपने बताया जो प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम लोगों को हमेशा एकदम रोजी ही दिखता है हर जगह, इसीलिए हम लोग डाइवर्स लोगों को बुला रहे हैं, दूर के ढोल। हाँ, डाइवर्स लोगों को बता रहे हैं। आपको क्या है, आपका व्यू, कोई फीडबैक, कैसे हमारा अल्टीमेट एम है कि ज़्यादा लोग सुने, देखें और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को समझे। जैसे इसका नाम ही हम लोगों ने क्लब टू लर्न रखा है कि एक क्लब है जहाँ लोग सीखे एक दूसरे से। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है। जैसे आपने काफ़ी कुछ इंडस्ट्री रिलेटेड बात बताई, कैसे स्ट्रगल में कैसे खुद को मोटिवेट रखना, और भी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग बताया जो आपने अपने, हमारे लैंग्वेज में हम उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं, कि आपने एक अपना रखा कि 31 दिसंबर में हम चेंज कर लेंगे। बहुत लोग जैसे आप बता रहे हैं जो 20-20, 25-25 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आप खुद के साथ भी इंजस्टिस करते हैं, अपने फैमिली के साथ भी ये समान इंजस्टिस कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज हमारा बहुत सारा
एक फैमिली की तरफ, सोसाइटी की तरफ भी ऑब्लिगेशन है। तो आपको ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है? कुछ फीडबैक अगर आप देना चाहें तो। नहीं, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो शायद मुझे अगर पहले पता होती तो मैं उन चीज़ों को नहीं करता, या मैं बेटर रास्ता ढूंढता करने का। बट सिंस वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आज हम लोग जितना ज़्यादा जितना अच्छा डाल सकें, ताकि जो भी सुन रहा है उसको अगर कुछ लगता है कि यार हाँ ये बात सही है, ये नहीं करता हूँ, तो बस अगर इतना भी हो जाता है तो फिर बहुत सही है ना। अगर कोई एक छोटी सी चीज़ भी सीख गया तो बहुत अच्छी बात है। एंड हम सिखा नहीं रहे, लाइक यू राइटली सेड, हम बस शेयर कर रहे हैं। शेयर कर रहे हैं, जैसे आप, जैसे कुछ और भी स्पीकर्स हैं वो अपनी इंडस्ट्री का शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमको ट्रूथ, सच्चाई पता चले। एंड जैसे आपने बोला कि वो 2 साल, जैसे आपको इवन दो, जैसे आप बोले कि आपको अक्टूबर में फ़ोन आ गया एंड जुलाई तक एक भी कम्युनिकेशन हाँ। नहीं हुआ, तो वी शुडंट लूज होप। हाँ वही है, क्या एक मीम देखा था कि समटाइम्स इट्स ओके टू क्विट। हाँ तो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि यार एंड डेट कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ एंड मैं बस एक चीज़ जो लाइक टुवर्ड्स द एंड में बस ये बोलना चाहूँगा, मुझे बहुत ही सिंसियरली ये लगता है कि जो भी किसी भी इंडस्ट्री में जो कि एजुकेशन से जुदा होकर के आप जाते हैं किसी और में, तो एक लेवल ऑफ एजुकेशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको आसपास के लोग कैसे हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनसे आपको डील करना सिखाता है, आपको एक कम्युनिटी वाला भी फीलिंग देता है। मैं सिर्फ स्कूल में जो किताब में सिखाया जा रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, बट हाउ यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, हाउ यू रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, अपने से जूनियर्स के साथ कैसे हो, क्लास वालों के साथ कैसे हो, इट टीचेस यू अ लॉट अबाउट फिटिंग इन। वो एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। एंड उसी के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन अगर हो जाए तो नथिंग लाइक इट। सेकेंड इज विच आई फील इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट एवरीबडी लाइक एंड एवरी पेरेंट शुड डू दिस, कि अपने बच्चे को कोई एक स्पोर्ट तो खिलाओ, लाइक प्रॉपर उसको खेलना है। मुझे एक चीज़ जो क्रिकेट, और मैं अपने लाइफ को क्रिकेट से बहुत ज़्यादा तोलता हूँ, और मेरे को लगता है कि यार हर एक चीज़ की ना क्रिकेट में कोई ना कोई एक मिसाल है। तो मुझे वही लगता था कि जब आप फील्ड पे जाते हो, आज मैच खेल लिए, आप गए फर्स्ट बॉल पे आउट हो गए, तो क्या अगली बार मैच खेलने नहीं जाओगे? जाएंगे, जाओगे। यही है कि आप हार जाओगे, बट आप नेक्स्ट टाइम के लिए वापस जाओगे, और आप उस समय खेलना फिर वैसे ही चाहोगे कि मैं इस बार 100 करूँ, 100 कर सेंचुरी करके आऊँ। तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है। तो आप आज के बेसिस पे कल का मत सोचो कि यार हाँ, बट अगर आप कंसिस्टेंटली डक मार रहे हो तो ये समझ लो कि बैट छोड़ दो बैटिंग के लिए। हाँ, कि भाई मेरी बैटिंग हो ही नहीं रही, तो बैट छोड़ दो और चले जाओ, कोई बात नहीं, उसमें कोई शर्म नहीं है। जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू ट्राई एंड यू डिड नॉट मेक इट, इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट यू कंटिन्यू ट्राइंग डिस्पाइट गेटिंग नोवेयर, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए इसी के साथ एंड करते भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग मिला कि जो हम लोग, मैं हमेशा अपने जो सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करता हूँ उसमें बोलता हूँ कि गलती एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा बात है। जैसे आपने बोला ना कि आपने ये रखा था कि मतलब 30 वो अक्टूबर का जो आपने बात बोला, दैट इज़ अ वेरी बिग लर्निंग कि डोंट कीप ऑन रनिंग। आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेना होगा कि दिस इज नॉट फॉर मी। थैंक यू। थैंक यू। हमारा जो प्रोडक्शन टीम है वो कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी